नमस्कार, कैसे आप सभी। आप सभी ने नीट एक्सप्रेस बैच में लेक्चर 10 तक पढ़ लिया था। अब आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा लेक्चर 11 के अंतर्गत शरीर द्रव और परिसंचरण। यह आपका कक्षा 11 का अध्याय 18 होगा, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि हमारे रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, रक्त के अलावा कौन से परिसंचरण तंत्र में भाग लेते हैं, जैसे लिम्फ हो गया। उसके बाद हमारे हार्ट कैसे काम करती है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर साल 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो ये आपके नीट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा लाइन टू लाइन क्वेश्चन आती हैं, तो कोई भी लाइनें जो आपको मैं बताऊंगा इसको छोड़ना नहीं है। उसको चाहे ज़बरदस्ती याद करिए, चाहे कैसे भी याद करिए, समझ के याद करिए, चाहे रट के याद करिए, याद करना ही पड़ेगा। कुछ टॉपिक इजी हैं, कुछ टॉपिक थोड़े टफ हो सकते हैं, उसके आपको हर लाइन को याद करना होगा। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि शरीर द्रव और परिसंचरण की ज़रूरत क्या है, तो हमारे कोशिकाओं में जो भी क्रियाएं संपन्न होती हैं, उपापचयी प्रक्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी जो भी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, उनसे कुछ ऐसे पदार्थ निष्कासित होते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई प्रयोग नहीं है और उसे शरीर से बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। तो उन अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर तो निकाल दिया गया, लेकिन उस कोशिका से बाहर जो निकले अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र मदद करते हैं। रक्त में वो अवशिष्ट पदार्थ जाते हैं, फिर उस रक्त का फिल्टर होता है, हम लोगों में किडनी में होता है, अन्य जीवों में अन्य उत्सर्जी अंग होते हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो वृक्क में उन अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है, वृक्क के माध्यम से जो मूत्र बनता है वो बाहर की तरफ उन अवशिष्ट पदार्थों को निकाल देती है शरीर से। यही सारी चीज़ें आपको इस अध्याय में बताई जाएंगी। तो ऊतकों में, यानी कोशिकाओं का समूह, ये सभी ऊतक हैं। तो ऊतकों में जो भी अवशिष्ट पदार्थ बन रहा है, जो भी अवशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी बनते हैं, इनका निष्कासन आवश्यक होता है। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का आवश्यक है। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। अब अलग अलग प्राणियों में इस निष्कासित पदार्थों का, इस हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग प्रणालियां हैं। जैसे कुछ जो सरल प्राणी हैं, जैसे स्पंज, सीलेंट्रेटा, इनमें रक्त नहीं पाया जाता, ब्लड नहीं होता। क्या होता है, स्पंज और सीलेंट्रेटा में ब्लड नहीं पाया जाता, तो ये अपने अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं, तो अपने बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण कर, क्योंकि स्पंज, सीलेंट्रेटा ज़्यादातर जलीय होते हैं, सभी जलीय प्राणी होते हैं स्पंज, सीलेंट्रेटा, तो जल से घिरे हुए हैं। अपने शरीर के अंदर ये जल को जाने देते हैं, पानी का संचरण करने देते हैं। आपने पढ़ा है स्पंज में वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा है, सीलेंट्रेट में भी आपने वाटर वैस्कुलर सिस्टम पढ़ा है। तो इन सब में जल परिवहन तंत्र होता है जिसके माध्यम से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। यह आपको अध्याय 4 वाले में भी बताया गया होगा। तो पानी का संचरण उनके शरीर के अंदर होता है, उसी पानी में वो अवशिष्ट पदार्थ घुलकर बाहर निकल जाते हैं। तो इनमें ना तो कोई किडनी है, ना तो कोई अन्य नेफ्रीडिया, मालपीगियन, निलका, ये सब कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते। स्पंज, सीलेंट्रेटा में कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं, इनमें ब्लड भी नहीं पाया जाता, याद रख लीजिए। स्पंज और सीलेंट्रेटा में शारीरिक गुहाओं में ये पानी छोड़ी जाती है, जिनसे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से पानी में घुल कर ही हो जाता है। यानी सीधे सीधे हम क्या है, बर्तन में जूठा लग गया है तो हम सीधे जाके पानी से उसको धुल लेंगे, तो वही बात इनके अंदर है, स्पंज और सीलेंट्रेटा। स्पंज और सीलेंट्रेटा के शरीर के अंदर गुहा होती है, आपने पढ़ा है, जिसे है क्या कहते हैं, सीलेंट्रोट ऐसा कुछ कहते हैं, याद ही नहीं आ रहा मुझे। स्पंज गुहा को कहते हैं याद नहीं आ रहा उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पंज गुहा कहते हैं, जो उसके शरीर के अंदर की गुहा होती है जिसमें कॉलर सेल्स वगैरह पाए जाते थे। ठीक है, तो उसमें जल जाता है, उसके शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको लेकर फिर निकल जाता है ऑस्कुलम के द्वारा, अपर कुलम के द्वारा बताया गया आपको। तो याद रखेंगे स्पंज और सीलेंट्रेटा में कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्पंज और सीलेंट्रेटा में कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते, सीधे जल के माध्यम से ही हानिकारक पदार्थों का आवागमन होता है। जटिल प्राणी जो हैं, जितने भी जटिल प्राणी हैं, उनमें पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष
तरल का उपयोग होता है। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त यानी ब्लड इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव्य लिम्फ यानी लसिका भी कुछ हद तक इस परिवहन में सहायता करती है। तो याद कर लीजिए, जो उच्च प्राणी हैं प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्केल्मिन्थेज, ये सभी जितने भी हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सभी में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। इनमें जो उत्सर्जन का जो प्रमुख कार्य करता है वो रक्त और लसिका मिलकर करती हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव आधात्री, प्लाज्मा और संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। उंगलियों पे याद कर लीजिए कि ब्लड में क्या पाई जाती है? 3 चीज़ें, फ्लूइड मैट्रिक्स यानी द्रव आधात्री, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब देखिए फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया है, ना आपको पढ़ना है। प्लाज्मा के बारे में डिटेल बताया गया है कि प्लाज्मा, अगर आप 100 ml ब्लड को देखेंगे, अगर आप 100 ml ब्लड लोगे तो उसमें से लगभग 50 से 55% क्या होता है? 50 से 55% सीधे दिए, 50 नहीं, देखिए यहाँ पर 55% दिए हैं। प्लाज्मा जो होती है वो 55% होती है, यानी 55 ml होगा। 100 ml ब्लड में 55 ml क्या होगा? आपका प्लाज्मा। और जो बचा 45% है वो आपका क्या होता है? ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स, संगठित पदार्थ। इसी में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी आते हैं। याद करिए, ब्लड में 3 चीज़ें होती हैं, द्रव आधात्री, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। द्रव आधात्री यानी प्लाज्मा, द्रव आधात्री के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में, प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। कुल रुधिर का प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। अगर आप सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं कि 100 ml ब्लड में 55 ml प्लाज्मा होता है। 45% क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, संगठित पदार्थ। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एटसेट्रा। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो प्लाज्मा से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, मैंने इसको लाइन में कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल रक्त में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, रक्त में जो आरबीसी है उसका रंग लाल होता है, डब्ल्यूबीसी है कलरलेस होता है। आप प्लाज्मा को देखेंगे तो प्लाज्मा का कलर आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है। तो ये बात क्लियर हुई कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीले रंग का होता है, जो रक्त के आयतन का लगभग 55% बनाता है। यानी 100 ml ब्लड है तो उसमें 55 ml क्या होगा? प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। अब 90 से 92% हो गया, बचा कितना? 6 से 8%। 6 से 8% प्रोटीन होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, मुख्य प्रोटीन होते हैं। इसको याद करेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। प्लाज्मा के बारे में आपने जाना कि प्लाज्मा कैसा पदार्थ है? हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। कितना होता है? 55% होता है। दूसरा, प्लाज्मा में क्या चीज़ें होती हैं? तो प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, जिसमें से आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्लियर बात है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन की आवश्यकता क्या पड़ती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आगे और डिटेल बताया जाएगा, लेकिन यहीं पर याद करिए कि फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त की थक्का बनने में, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इंपॉर्टेंट है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जैसे आपका अगर यहीं पकड़ जाए कहीं पर तो रक्त बहने लगता है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो रक्त बहना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, पपड़ी जम जाती है ना, तो उसी को कहते हैं रक्त का थक्का जमना। उसे हम स्कंदन भी कहते हैं, क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइब्रिनोजन की आवश्यकता किस में होती है? तो फाइब्रिनोजन की आवश्यकता होती है रक्त के थक्का बनने में। हालांकि रक्त का थक्का बनने का पूरा प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊंगा, उससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, गारंटी ले रहा हूं। और हर साल एक क्वेश्चन तो यहाँ से रक्त के थक्का से बनता ही बनता है। अब आता है आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। देखिए 3 प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं ना प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन आपने पढ़ा कि फाइब्रिनोजन की जरूरत क्या होती है? फाइब्रिनोजन रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। दूसरा ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन से आपने कुछ याद आया? आईजी लिखते हो, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, आईजीए, आईजीजी, ये सब पढ़े हो? ये सब क्या है? एंटीबॉडी हैं, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी हैं। तो जो प्रतिरक्षी हमारे शरीर में कार्य करती हैं, किसी बाह्य रोगों के प्रति बनती हैं, वो कौन सी प्रोटीन होती हैं? यही होती हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलिन का प्रयोग प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरक्षा तंत्र में किया जाता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र में, क्योंकि एंटीबॉडी क्या बनाती है? प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं।
बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती हैं। तो एंटीबॉडी कई प्रकार के होते हैं, IgA, IgG, IgD, IgE, IgM। तो ये जो Ig लिखा जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, तो ग्लोब्यूलिन से रिलेट कर सकते हैं। Ig मतलब ग्लोब्यूलिन। तो एंटीबॉडी किसके लिए बनती हैं? हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की विशिष्ट कोशिका हैं जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती हैं। कोई भी बाह्य कारक जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जीवाणु, बैक्टीरिया या कोई भी वायरस, फंजाई, उन सभी के प्रति वो कार्य करती हैं, उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती हैं। तो ग्लोब्यूलिन का कार्य क्या है? तो ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है। किस प्रकार से सहायक होता है ग्लोब्यूलिन? तो ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी को बनाता है। क्लियर बात है? अब तीसरा एग्जाम्पल, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का प्रयोग कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि ये और कहीं बायोलॉजी में नहीं आएगा। देखिए ये अभी आगे आएंगे, डिटेल में पढ़ लोगे, ये आपके आएंगे क्लास 12th में पढ़ लोगे, लेकिन ये भैया फिर नहीं आएंगे एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन से क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है। तो एल्ब्यूमिन का उपयोग क्या होता है? परासरणी संतुलन यानी ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए, जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन का प्रयोग होता है। एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि एल्ब्यूमिन का प्रयोग कहाँ होता है? तो वो परासरण नियमन में होता है या परासरणी संतुलन में। अभी इतनी चीज़ आपने पढ़ लिया कि प्लाज्मा में प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, फाइब्रोनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। तीनों के बारे में अपने कार्य भी पढ़ लिया। अब इसके अतिरिक्त प्लाज्मा में और क्या पाए जा सकते हैं? तो प्लाज्मा में खनिज लवण आयन भी पाए जाते हैं, खनिज आयन्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ये मैग्नीशियम को Ma कौन लिख दिया? तो अब देखिए ये Ma नहीं होगा, Mg होगा। मैग्नीशियम आयन SCO3 निगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोरीन इत्यादि भी पाए जाते हैं। इस बात को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। शरीर में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्लियर है बातें सारी? अब देखिए सीरम के बारे में क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है कि सीरम क्या होता है। तो रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक, यानी रुधिर के थक्का बनाने वाले जो कारक हैं, फाइब्रिनोजन वगैरह, वे सभी प्लाज्मा के साथ निष्क्रिय दशा में यानी इनएक्टिव में बने रहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि प्लाज्मा में जो स्कंदन पदार्थ हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी निष्क्रिय अवस्था में होते हैं ब्लड में। अगर वो सक्रिय हो गया तो ब्लड अंदर ही अंदर जम जाएगा ना, तो इसलिए निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जब कहीं से कटता है वो प्रोटीन जो प्लाज्मा में रक्त का थक्का बनाती हैं, जब हवा के संपर्क में आती हैं तब एक्टिव हो जाती हैं, तब वो रक्त का थक्का बनाती हैं। तो बिना थक्का यानी स्कंदन कारकों का जो प्लाज्मा है उसे सीरम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मा का वो भाग। और देखो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? 90 to 92% वाटर, 90 से 92% जल पाया जाता है, 6 से 8% प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो देखो फाइब्रिनोजन को हटा दो और अन्य जो भी कारक आपके पाए जाते हैं जैसे प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी आप हटा दो, रक्त का थक्का बनने वाले पदार्थों को हटा दो। बाकी जो भी चीज़ें पाई जाएंगी प्लाज्मा में वो आपका सीरम कहलाएंगे, प्लाज्मा के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आता है संगठित पदार्थ। तो संगठित पदार्थ में आपने जाना कि संगठित पदार्थ में क्या पाया जाता है? RBC, WBC प्लेटलेट्स क्या होते हैं? RBC, WBC प्लेटलेट्स, याद करिए RBC, WBC प्लेटलेट्स। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है मैं यहीं पर दे दूँ जो सामान्य जानकारी है। जैसे RBC को क्या कहते हैं? RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पहले कॉमन नॉलेज से इसको याद करिए। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी संगठित पदार्थ कितना होता है ब्लड में? 45% होता है। कुल ब्लड का 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, संगठित पदार्थ होते हैं। इसमें क्या आते हैं? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। RBC को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। सब कुछ एनसीईआरटी में मेंशन है तभी मैं बता रहा हूँ। RBC, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त का 45% भाग बनाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स जिसे हम RBC कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं,
तो रेड ब्लड सेल्स अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे अधिक कौन होते हैं, आरबीसी, और सबसे कम संख्या में होते हैं डब्ल्यूबीसी। तो एरिथ्रोसाइट्स सबसे अधिक पाई जाती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में अगर हम देखें तो लगभग 50 से 55 लाख आरबीसी पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, यानी प्रति घन एमएम रक्त में पाई जाती हैं। यानी कह सकते हैं, ये वाली वैल्यू मत याद करिएगा, ज़्यादातर इंग्लिश से पूछते हैं तो ये वाली याद रखिएगा, 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। यानी 1 एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, एक बूंद जो हम अगर नापें तो जो 1 एमएम क्यूब होगा उस वॉल्यूम में इतने आरबीसी पाए जाते हैं। आइए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन वयस्क में, जो हम लोगों में है, अब हम लोग वयस्क हो चुके हैं, तो वयस्क में आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में। अगर वहीं बच्चे में पूछा जाए, हालांकि मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में तो पूछेंगे नहीं, बच्चे में यकृत में होता है, बच्चे में आरबीसी का निर्माण उसके लीवर में होता है। बच्चा नहीं कहकर हम भ्रूण कहेंगे, भ्रूण में, भ्रूण में, ठीक है, यकृत में। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे कौन सी दशा कहते हैं? इसी का कहते हैं ई न्यूक्लिएट, यानी जिसमें न्यूक्लियस ना पाया जाए। तो आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपने पढ़ा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो आरबीसी का शेप होता है बालू स्याही की तरह। बालू स्याही खाएं आप लोग, बहुत अच्छा मिठाई होता है। क्या होता है? बीच में धसा होता है और ऊपर ऊपर क्या होता है? उभरा होता है। दही बड़ा, अगर आपने सही तरीके वाला दही बड़ा खाया जो चेन्नई में मिलता है, तमिलनाडु वाला, उस दही बड़े में देखें साइड में ऐसे फूला हुआ होता है और बीच में गड्ढा होता है, तो वो शेप होता है। इसे कहते हैं बाइकॉनकेव डिस्क लाइक, बाइकॉनकेव डिस्क लाइक। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि दही बड़ा का शेप है या बालू स्याही का शेप है, आपसे ये पूछा जाएगा बाइकॉनकेव है या बाइकॉन्वेक्स है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रख लीजिए, बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसका शेप होता है बाइकॉनकेव डिस्क लाइक। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। इसका रंग लाल होता है। पूछा जा सकता है कि आरबीसी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अब यहीं पर देखिए कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लौह, आयरन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यानी हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है? लौह युक्त प्रोटीन है, यानी इस पर आयरन्स पाए जाते हैं। और आपको शायद बताया भी है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पर कितने होते हैं? 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और प्रत्येक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम पाई जाती है। तो आपने कभी ना कभी लाइफ में टेस्ट कराया ही होगा, जब आपको बहुत वीकनेस हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ना हीमोग्लोबिन चेक करा लो, तो आपका करीब 8 से 10 के बीच में आता होगा, है ना। तो घबराइएगा मत, ये बहुत स्वस्थ व्यक्ति का बताया गया है, जो सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज योगा करते हैं, खाते पीते हैं अच्छा। आप जैसे लेजी लोग नहीं हैं कि आप 10 बजे तक सोते हो मतलब मजाक कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनती हो, तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, समझ रहे हो सारी चीज़ें। तो 12 से 16 एक एवरेज बताई जाती है, किसी भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसका 12 से 16 ही आ जाए। तो 12 से 16 के बीच में होगा, 12 से कम हो सकता है, औरतों में थोड़ा कम होता है, 9 से 12 के बीच में होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 9 से नीचे जाए तब आप समझ लीजिए घबराने की ज़रूरत है, ठीक है। तब आप लोग क्या खाइए, वो क्या बोलते हैं उसको भाई, खजूर। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहता है? 120 दिन तक जीवित रहता है, और 120 दिन के बाद वो खुद ही नष्ट हो जाता है। नष्ट कहाँ पर होता है? नष्ट होता है जाकर प्लीहा में, स्प्लीन में। इसीलिए प्लीहा यानी स्प्लीन को हम कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, ठीक है।
अब आता है आरबीसी के बारे में संपूर्ण बातें हो गई। अब आता है ल्यूकोसाइट, जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते, इसलिए इनका रंग जो होता है रंगहीन होता है, कोई भी रंग नहीं होता। तो ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। दूसरी, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाई जाती, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाई जाती है, केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बहुत कम होती है, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर प्रति रक्त में होता है। ठीक है, 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड में पाया जाता है। तो इनसे ज़्यादा तो प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स होती हैं 1.5 टू 3.5 मिलियंस होते हैं करीब। तो 6000 से 8000, यानी आप कह सकते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, संगठित पदार्थ में सबसे कम कौन सा पाया जाता है? तो डब्ल्यूबीसी सबसे कम पाए जाते हैं। सामान्यतः कम समय तक जीवित रहते हैं, कम समय तक जीवित रहते हैं। यहाँ पर समय दिया नहीं गया है और मेरे अंदाज से 3 से 4 दिन ही ये जीवित रहते हैं। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, एक कणिकाणु, दूसरा अकणिकाणु। याद करिए पहले, डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। कणिकामय और दूसरा अकणिकामय। अब देखिए कणिकामय के प्रकार, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कणिकामय डब्ल्यूबीसी के प्रकार बताइए। तो याद करिए कणिकामय डब्ल्यूबीसी कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, 3 हैं आपके, न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल और बेसोफिल। ये सभी ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी हैं, कणिकामय डब्ल्यूबीसी हैं। याद करिए, न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स और बेसोफिल्स। जो अकणिका कोशिका है, एग्रेनुलोसाइट हैं, वो आपके हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, 2 आपके पाए जाते हैं। एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी ऐसे लिखिए, डब्ल्यूबीसी लिखे रहेंगे ना तो याद रहेगा। ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी में कौन आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी में कौन आता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये आपके एग्रेनुलोसाइट होते हैं। अब कार्य आपके पूछा जाएगा या संख्या पूछी जाएगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के हैं। तो आपने डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का पढ़ा? न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, 5 प्रकार पढ़ा। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। इनमें से न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये 3 क्या हैं? कणिकामय है। आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये क्या है? आपका एग्रेनुलोसाइट है, अकणिकामय। अब बात आती है कि इन 5 में से सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में? तो वो पाए जाते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। श्वेत डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक पाए जाते हैं। 5 में से कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये 3 आपके हो गए। न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, बेसोफिल क्या हो गए? ग्रेनुलोसाइट। और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट क्या हो गए? एग्रेनुलोसाइट। इनमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम कौन पाया जाता है? बेसोफिल्स। सबसे कम संख्या में पाई जाती हैं बेसोफिल्स। यहाँ पर आपकी संख्या भी दी गई है कि न्यूट्रोफिल्स होती हैं लगभग 60 से 65% कुल डब्ल्यूबीसी की, और बेसोफिल्स होती हैं 0.5 to 1%। अब आता है आपका न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का कार्य क्या है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 6 से 8% पाए जाते हैं। ये फैगोसिटिक होती हैं, भक्षाणु प्रक्रिया की होती हैं, भक्षण कोशिका होती हैं। यानी कोई भी बाहरी पदार्थ अगर शरीर में प्रवेश किया और रक्त के इन दोनों से मुलाकात हो गई, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट से मुलाकात हो गई, तो उस बाहरी पदार्थ को पकड़ के खा लेगा। भक्षण प्रक्रिया होती है। तो भक्षण क्रिया को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ऐसी कोशिका जो ऐसा काम करती हैं उन्हें फैगोसाइटिक कोशिका कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। अगर कोई तरल पदार्थ अगर आया है, और तरल पदार्थ को पीना जो कहते हैं कुछ और अणुओं के द्वारा होता है, जैसा मैंने सेल में बताया था, तब उसे क्या कहते हैं? पीनोसाइट। खाने की प्रक्रिया फैगोसाइट, पीने की प्रक्रिया पीनोसाइट। तो फैगोसाइटिक कौन होते हैं? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करते हैं। अब बेसोफिल के बारे में समझ लीजिए। बेसोफिल का रिलेशन किससे है? तो ये एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित है। हिस्टामिन स्राव करने के लिए सीरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती हैं तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसोफिल का कार्य क्या है? सबसे कम पाई जाती हैं बेसोफिल। बेसोफिल का कार्य है शोधकारी क्रियाओं को उद्दीपित करना, जैसे हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन, इन सभी का स्राव करना। इओसिनोफिल का कार्य क्या है? तो इओसिनोफिल जो 2 से 3% पाई जाती है, संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जिक प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। अब यहाँ पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। एलर्जिक में होती हैं आपकी इओसिनोफिल
और शोधकारी प्रक्रियाओं में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में होती हैं बेसोफिल्स। वहाँ पे मैंने आपको एलर्जिक बोल दिया था, वो गलत है, चूँकि दिया नहीं गया तो हम उसे नहीं बोलेंगे। हालांकि एलर्जी के अंतर्गत ही हिस्टामिन रिलीज होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी यहाँ पर नकारेंगे बात को कि एनसीईआरटी भैया ये यूनिवर्सल है, ये जो कहेंगे वही सत्य माना जाएगा। तो याद कर लीजिए कि जो बेसोफिल्स हैं वो किस में काम आती हैं, शोधकारी क्रियाओं में। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जैसे सूज जाता है ना, नाक में सूजन आ गई, लाल हो गया, तो वो बेसोफिल्स की मदद से होता है। बेसोफिल क्या स्रावित करती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन। ईसोनोफिल्स जो होती हैं वो एलर्जिक क्रिया में सम्मिलित होती हैं, ठीक है, संक्रमण से बचाती हैं। लिम्फोसाइट तो आप जानते ही हैं, कक्षा 12 में आपको भर भर के बताया जाएगा। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये प्रतिरक्षा प्रक्रिया में काम करती हैं, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। कैसे? बी सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी बनाती हैं, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। और टी सेल्स भी ऐसे ही विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को बनाती हैं जो बी सेल्स को उत्तेजित करती हैं, और भी बहुत सारे कार्य करते हैं जो आपको डिटेल आपको क्लास 12 में बताया जाएगा। अब आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो संबंध है वो रक्त के थक्का बनने से। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, तो ये आपने पहले भी पढ़ लिया था, शुरू में बताया था कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट, अब देखिए अस्थि मज्जा की एक विशेष कोशिका है। मेगा कैरियोसाइट एक कोशिका है किसकी? अस्थि मज्जा की। मेगा कैरियोसाइट अस्थि मज्जा की एक विशेष कोशिका है। मेगा कैरियोसाइट, याद कर लीजिए, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेगा कैरियोसाइट अस्थि मज्जा की एक विशेष कोशिका है जिसके टुकड़ों में विखंडन होने से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्लेटलेट्स का निर्माण कैसे होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण कैसे होता है? मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से। प्लेटलेट्स का निर्माण का क्वेश्चन बना के लिख सकते हो अपनी कॉपी में कि प्लेटलेट्स का निर्माण कैसे होता है। तो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेगा कैरियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो मेगा कैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाएं हैं। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख होती है। तो बता चुके हैं 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। तो देखिए ये आरबीसी से कम है लेकिन डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा है। तो तीनों में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से सबसे ज़्यादा कौन है? आरबीसी। सबसे कम कौन है? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। यानी सीधी सीधी बात है कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रुधिर का थक्का बनने में मदद करना। प्लेटलेट की संख्या में कमी के कारण स्पंदन में विकृति हो जाती है और शरीर में अधिक रक्तस्राव हो जाता है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट की संख्या कम है तो रक्त का बहाव कंटिन्यू होता रहेगा। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी का फिगर दिया गया है जिसमें आपको कुछ कोशिकाओं का स्वरूप दिखाया गया है। जैसे आरबीसी है, यह आपका प्लेटलेट्स है, इसोनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो सबके लगभग समान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्पों का चयन करिए। यहाँ पर देखिए लिया गया है इसोनोफिल्स। इसोनोफिल का रिएक्शन, इसोनोफिल का संबंध किससे है? तो इसोनोफिल का संबंध है हिस्टामिनेज विषमकारी कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना। हिस्टामिनेज, तो ये हिस्टामिन का बात आ गया है, तो यही होगा। और बेसोफिल का कार्य क्या है? बेसोफिल का कार्य है आपका एलर्जिक रिएक्शन, है ना। और न्यूट्रोफिल का कार्य क्या है? आपने पढ़ा है कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट भक्षण क्रिया करते हैं। लिम्फोसाइट आपका प्रतिरक्षा प्रक्रिया। देख लीजिए ए का 4 कहीं है, ए का 4 बी का फर्स्ट दिखा रहे हैं बेसोफिल, तो ये तो गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी का लाइन थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। चलो कोई ना, हम यहाँ से नहीं देखेंगे, हम वो देखेंगे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट तो प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया से ही संबंधित होगा। और दूसरा न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट किससे रिलेटेड होते हैं? भक्षण क्रिया, अभी आपने पढ़ा। अब सी और डी को देख लीजिए। सी का 2 यहाँ पर भी है और सी का 2 यहाँ पर भी है, और डी का फर्स्ट, देखो डी का 3rd दे दिया है, डी का फर्स्ट होगा। ये ऑप्शन आपका तुरंत सही जाएगा, बाकी आपके सारे गलत होंगे। अब बाकी ए मिला लीजिए।
एक थर्ड हिस्टामिनेज विनाशकारी एंजाइमों का मोचन, हिस्टामिनेज। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन था, बैसोफिल, यही दोनों उल्टा मैंने बोल दिया था, कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना। तो अगर इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप ऑप्शन से देखकर सही लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना नीट अपने तरीके का दिमाग यूज करता है। देखिए सही लाइन नहीं दिया गया है, अगर आप इंग्लिश पढ़ते तो इसका शायद सही मायने आ जाता, हिंदी में सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। आपने अभी पढ़ा है ऊपर की, ईओसिनोफिल क्या करता है, हिस्टामिन स्राव करता है, सेरोटोनिन स्राव करता है और हिपैरिन स्राव करता है और शोध प्रक्रिया यानी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को बनाता है। बैसोफिल एलर्जिक रिएक्शन, तो इसके कोई बात नहीं की गई है। एलर्जिक रिएक्शन की बात, अच्छा हाँ हिस्टामिन तो किया है, सेरोटोनिन, लेकिन फिर हिस्टामिन की बात ईओसिनोफिल में क्या कहता है। चलो छोड़ो, इतना डिटेल मत जाइए, बस इतना जानिए कि अगर यहाँ से नहीं निकलता है तो ऑप्शन देखकर आप लगा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होते हैं, तो वो आपके यहाँ पर दिए गए, यहाँ से कर सकते थे। रुधिराणु उत्पत्ति का आरंभ कहाँ से होता है, तो अभी आपने पढ़ा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, सबसे पहले रेड बोन मैरो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अंग है जिसे प्रायः लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन या प्लीहा, प्लीहा स्प्लीन। देखिए ये सब नीट में आऊँगा क्वेश्चन है, AIPMT 2012। अब आता है आपका रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। आपको पता है कि ब्लड ग्रुप मनुष्य में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। इन ब्लड ग्रुप का विशेष बात क्या है, इनमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो एंटीजन पाया जाता है, दूसरा एंटीबॉडी पाई जाती है। इसे कहते हैं हिंदी में प्रतिजन और इसे कहते हैं प्रतिरक्षी। तो हम यही देख के पता कर लेंगे कि कौन सा प्रतिजन किस में पाया जा रहा है, कौन सा प्रतिरक्षी किस में पाया जाता है, हमें ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। याद कर लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन वही होता है जो उसका नाम है, एंटीजन ए पाया जाता है। लेकिन एंटीबॉडी जो होता है वो, देखिए एंटीबॉडी को लिखने का तरीका 2 होता है, या तो इसको स्मॉल बी लिख दीजिए तब भी सही है, एंटीबॉडी को स्मॉल में लिखा जाता है। अगर आप कैपिटल लिखना चाहते हो तो उसके आगे एंटी शब्द जोड़ना पड़ेगा, एंटी बी लिखिए या स्मॉल बी केवल लिख दीजिए। अगर आप स्मॉल बी केवल लिखेंगे तब भी वो एंटीबॉडी ही कहलाएगा, लेकिन अगर आप कैपिटल बी का प्रयोग करेंगे तो उसके आगे एंटी लगाना पड़ेगा, तब वो एंटीबॉडी कहलाएगा। बी ब्लड ग्रुप वालों में बी एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है या एंटी ए। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों पाए जाते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता और दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ए ब्लड ग्रुप को हम कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, हम ए दे सकते हैं। देखो ओ जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप, ये होता है सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी दे सकता है अपना ब्लड। तो ये ओ देखिए, ओ को भी, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और अपने आप को तो दे ही सकता है। लेकिन कभी भी ए ब्लड ग्रुप को बी में नहीं चढ़ाएंगे, बी वाले ब्लड ग्रुप को ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में नहीं चढ़ाएंगे, ए बी वाले को ओ में नहीं चढ़ाएंगे। देखिए ओ सबको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है लेकिन किसी भी से भी ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता। अगर ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो उसको केवल ए चढ़ाएंगे या फिर ओ चढ़ाएंगे, अगर बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो उसमें केवल बी ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे या फिर ओ चढ़ाएंगे। ए बी जो होता है, इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं होता, खून जमता नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं सर्वग्राही। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वे सबसे लकी पर्सन हैं कि उन्हें कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ सकता है। एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, इन्हें आप ए बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दो तो भी चल जाएगा, ब्लड ग्रुप ए दे दो तब भी चल जाएगा, ब्लड ग्रुप बी दे दो तब भी चल जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। क्लियर बात है, ये सब आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप के बारे में, आपको सब कुछ बता दिए, दाता और ये हो गया। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ आपका सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी सर्वग्राही, किसी से भी ले सकता है। क्वेश्चन देखिए को क्या पूछा गया है, AIPMT 2014 का है कि ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति क्यों सर्वग्राही माना जाता है, क्योंकि इस पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। आरबीसी पर ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है, यही पॉइंट आपका सही हो गया। 1 मिनट पर हम रुक जाइए, एक चीज़ और देख लें।
हाँ ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा। आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है एंटीजन, आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है एंटीजन, प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। तो ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, चूंकि एआईपीएमटी बाबा हैं, ये पूरा डिटेल पढ़ाते थे तब पूछते थे, लेकिन फिर भी देख लेते क्वेश्चन इनका एआईपीएमटी का क्वेश्चन तो कराने का मेरा मन नहीं करता, सच बताएं तो। हम लोग की ज़िंदगी यही बर्बाद की है, दुनिया भर के पूरे भारत का सिलेबस से उठा के क्वेश्चन देते थे, और अब आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि आप लोग के सिर्फ एनसीईआरटी से पूछी जाती है नीट, तो इनके क्वेश्चंस खतरनाक होते थे। लाल, अब देखो यहाँ पर कहीं मेंशन है एनसीईआरटी में, कहीं पर भी मेंशन है एनसीईआरटी में कि प्रतिजन कहाँ होते हैं और प्रतिरक्षी कहाँ होते हैं, लेकिन इनमें क्वेश्चन में दे दिया ना कि प्रतिजन होते हैं लाल रुधिर कणिकाओं पर और प्रतिरक्षी होते हैं प्लाज्मा पर, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी नीट वाला ने पूछा था, ऑप्शन ए ही सही होगा। नेक्स्ट, आरएच समूह। अब देखिए ब्लड ग्रुप हो गया ए बी और ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। आपने ये भी जान लिया कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सिर्फ ए या ओ चढ़ाया जा सकता है, बी वाले को बी या ओ, ए बी वालों को कोई भी चढ़ा दो, ए या बी या ए बी या ओ, और ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है उसको केवल हम ओ ब्लड ग्रुप ही चढ़ा सकते हैं, कोई अन्य नहीं चढ़ा सकते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि जब एंटीबॉडी और एंटीजन समान हो जाते हैं तो ये आपस में जम जाते हैं, खून कोआगुलेट हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, समूह बना लेता है, तो समूह बनाने पर रक्त परिसंचरण बंद हो जाता है, तो उससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो जब हम किसी भी रोगी में, पेशेंट में कोई ब्लड चढ़ाते हैं तो उसमें हम इन दोनों चीज़ों का चेक करते हैं, और भी चीज़ों का चेक कराया जाता है, लेकिन अभी सामान्य रूप में आपको सिर्फ 2 ही बताया जाएगा। जब आप एमबीबीएस पढ़ोगे तो उसमें और चीज़ें बताई जाएंगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ब्लड को कौन कौन सारी चीज़ों से चेक से गुजरना पड़ता है, उसमें कोई HIV रोग तो नहीं है या अन्य कोई रोग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं किसी को भी ब्लड चढ़ाने से पहले। फिलहाल आपको एनसीईआरटी में सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है, ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर भी एक होता है। RH फैक्टर की खोज किस में की गई थी? रीसस बंदर में की गई थी। ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, एंटीजन जिसे हम कहते हैं, कुछ व्यक्तियों में पाई जाती है, 80% मनुष्यों में पाई जाती है। यह भी एक प्रतिजन या एंटीजन ही है RH शब्द कहाँ से आया? क्योंकि ये पाया गया था रीसस मंकी से, तो रीसस का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो RH ही होता है, इसीलिए इसे RH कारक कहा गया, RH फैक्टर या RH ग्रुपिंग। इसकी खोज किसमें की गई थी? रीसस बंदर में पाया गया था। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन पाया जाता है, मनुष्य में देखेंगे तो जिसमें RH एंटीजन उपस्थित होगा वो RH पॉजिटिव कहलाएगा। RH पॉजिटिव को ऐसे डिनोट करते हैं, RH पॉजिटिव। और जिस व्यक्ति में RH नेगेटिव RH नहीं है, RH कारक नहीं पाया जा रहा, RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा, उसे हम RH नेगेटिव कहेंगे। क्लियर बात है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जिस व्यक्ति में RH पाया जा रहा है उसे RH पॉजिटिव, अगर मान लो हमारे अंदर RH नहीं है तो RH नेगेटिव। आज तक हम चेक नहीं करवाएं अपना ब्लड, ना ब्लड ग्रुप हुए जानते हैं ना RH फैक्टर जानते हैं। यदि RH रहित व्यक्ति के रक्त को RH पॉजिटिव व्यक्ति के साथ मिलाया जाए तो व्यक्ति में RH प्रतिजन के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है? किसी भी एंटीजन के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी बनती है। क्लियर बात? मान लो कि ये ए व्यक्ति है, इसमें कोई RH नहीं है या RH निगेटिव है, ये व्यक्ति हैं बी जो है RH पॉजिटिव, यानी इनके अंदर क्या है? RH एंटीजन पाया जा रहा है। यही तो मतलब हुआ, RH पॉजिटिव का मतलब तो यही होता है कि इनके अंदर RH एंटीजन है, इनके अंदर RH एंटीजन नहीं है, तभी इसे हम RH नेगेटिव कहते हैं। अब अगर हम इनका ब्लड इसको दे दें तो जैसे ही इनका ब्लड हम इसको देंगे इसके अंदर क्या आ जाएगा? RH एंटीजन आ जाएगा, क्योंकि इसके ब्लड में RH एंटीजन है। RH एंटीजन जैसे आया, किसी भी एंटीजन के प्रति शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है। ए के शरीर में RH एंटीजन के प्रति क्या बनने लगेगा? एंटीबॉडी बनने लगेगा, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनने लगेगा, और ये प्रतिरक्षी के कारण वो ब्लड क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो इसकी वजह से भी उस रोगी की मृत्यु हो सकती है। अब इसका जो सबसे ज़्यादा भयंकर खतरा जो होता है वो देखा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटैलिस के नाम से एक रोग है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटैलिस नामक रोग। इसमें अनजाने में चीज़ें होती हैं, कोई जानबूझ के नहीं, क्योंकि जब आप किसी की भी शादी होती है तो शादी कराने से पहले उनका ब्लड नहीं टेस्ट कराया जाता कि भैया आप RH पॉजिटिव हो या आप RH नेगेटिव हो, पता नहीं चलता। तो शादी हो जाती है। अब उस शादी में
किसी एक ऐसी स्त्री जो RH निगेटिव है, स्त्री क्या है, फीमेल क्या है, RH निगेटिव है, क्लियर बात। अब पति क्या है, RH पॉजिटिव है, ठीक है, पति उनके RH पॉजिटिव है। अब इनका जब गर्भाधान होगा, यानी जब ये प्रेग्नेंट होंगी, तो ध्यान से समझना, जब ये प्रेग्नेंट होंगी तो चूंकि पति के शुक्राणु से जो जन्म संतान लेता है उस संतान के अंदर भी RH पॉजिटिव पहुंचेगा, यानी RH एंटीजन पहुंचेगा। भ्रूण में RH एंटीजन की उपस्थिति देख के माता का जो शरीर है वो उस भ्रूण में उपस्थित RH एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनाने लगता है, यानी उस भ्रूण में ब्लड कोआगुलेशन हो जाएगा, रक्त जम जाएगा, मर जाएगा भ्रूण, बच्चा मर जाएगा। लेकिन पहली जो संतान होती है उसमें खतरा उतना नहीं होता, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में समय लेती है, उतनी मात्रा में नहीं बन पाती। तो पहला संतान तो बच जाता है, लेकिन दूसरे तीसरे में खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी माता के शरीर में एंटीबॉडी बना पड़ा हुआ है। फिर से कोई एंटीजन आया, यानी दाता का शुक्राणु, प्रति का शुक्राणु पहुंचा, उससे भ्रूण बना, तो RH पॉजिटिव फिर पहुंचा, तो उस RH पॉजिटिव के प्रति और एंटीजन बनने लगेगा, एंटीबॉडी बनने लगेगा। तो जितना अधिक एंटीबॉडी बनेगा वो उस बच्चे के लिए घातक हो जाएगा। तो प्रथम संतान तो नॉर्मल पैदा होती है, लेकिन उसके बाद जो भी संतान होती हैं उनमें रक्त का जमाव हो जाता है, जिसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस। फीटाइलिस मतलब भ्रूण, भ्रूण में RBC का नष्ट होना ही क्या कहलाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस। किस कंडीशन में होता है, जब माता RH निगेटिव हो और पति जो है RH पॉजिटिव हो। देख लीजिए, एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता को एक गर्भवती जो RH निगेटिव हो और उसके गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है वो RH पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन सगर्भता में माता के RH निगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव यानी पहली प्रेगनेंसी जो होती है उसमें माता के RH निगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनने की भी संभावना होती है। प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनना शुरू भी हो जाता है। यदि परिवर्तित गर्भावस्था होती है, यानी फिर से अगर हम एक पहली वाली प्रेगनेंसी में बच जाता है, लेकिन दूसरी वाली अगर गर्भावस्था आती है, यानी उसके बाद फिर से गर्भावस्था होती है, तो रक्त में RH निगेटिव भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं या भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है। इसे रक्ताल्पता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रथम संतान के प्रसव के तुरंत बाद प्रति RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और बन सकता है। देखो, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस किस कंडीशन में होता है, तो जब माता RH निगेटिव हो, पति RH पॉजिटिव हो। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है क्वेश्चन पूछने का, वो ये कि अगर मान लो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस की कंडीशन अगर माता के में देखी जाती है तो उसे क्या सुझाव दिया जाएगा। उसे सुझाव दिया जाएगा कि प्रथम प्रसव के तुरंत बाद वो प्रति RH प्रतिरक्षी लगवा ले, यानी एंटी RH एंटीबॉडी उसके शरीर को दी जाए, ताकि वो जो एंटीबॉडी बना है वो नष्ट हो सके, उसका प्रभाव नष्ट हो सके। अब आता है आपका कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का जमना आपने देखा है, कभी भी जरा सा भी कट जाता है तो रक्त बहने लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा दिन भर बहेगा ही, दिन भर बह जाएगा तो आप खत्म हो जाओगे तुरंत। तो आपने ये महसूस किया है कि चाहे कितना भी घाव हो, कुछ समय बाद वहाँ पर रक्त बहना बंद हो जाता है, रक्त का जमाव हो जाता है। तो रक्त का जमाव ही क्या कहलाता है, रक्त स्कंदन, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो यहाँ पर उतना मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, उस तरीके को आप एक बार मन में बिठा लो तो यकीन मान लेना कोई भी क्वेश्चन रक्त के थक्का बनने से संबंधित आप नहीं छूटेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी आपको चाहिए कि जो रक्त का थक्का बनता है वो होता क्या है। रक्त का जो थक्का बनता है, क्लॉट, जैसे अगर मान लो ये आपका हाथ है, यहाँ पर अगर आपको कट गया तो कटने के बाद यहाँ पर पपड़ी जम जाती है रक्त की, तो ये रक्त का थक्का है क्या। ये रक्त का थक्का यानी जो पपड़ी आप देखते हो काले रंग की या डार्क रेड कलर का, गाढ़े लाल रंग का, वो पपड़ी होता क्या है, वो होता है फाइब्रिन का जाल। फाइब्रिन प्रोटीन का क्या होता है, जाल होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रक्त का थक्का है वो एक्चुअल में होता क्या है, फाइब्रिन प्रोटीन का जाल होता है।
अब ये फाइब्रिन प्रोटीन बनती कैसे है, क्योंकि फाइब्रिन तो आपने भी नहीं पढ़ा कि आपके ब्लड में फाइब्रिन पाया जाता है, नहीं पढ़ा ना। आपने क्या पढ़ा है कि ब्लड के प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन होता है, तो वो फाइब्रिनोजन कैसे इस फाइब्रिन में बदलता है इसको देखिए। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जहां पर भी कटा हुआ है, क्षतिग्रस्त भाग है, क्षतिग्रस्त ऊतक है, या जैसे ही क्षतिग्रस्त आया, मतलब यहां पर कट गया, मान लो कट गया, तो क्षतिग्रस्त ऊतकों से वाह, यहां पर या नहीं होना चाहिए, वाह होना चाहिए, क्षतिग्रस्त ऊतक से तथा प्लेटलेट्स से क्या निकलने लगता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलने लगता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलने लगता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ जुड़कर, कैल्शियम आयन के साथ जुड़कर बनाता है एक एंजाइम जिसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, नहीं प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम भी कैल्शियम आयन से जुड़कर, कैल्शियम आयन की मदद से करता है प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में ये भी पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन प्रोटीन में। ये जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है वो कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में। बस यही है आपका रक्त का थक्का बनना। अब इसमें से कुछ भी पूछ ले आप कर ले जाओगे। देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिकाइनेज एंजाइम या थ्रोम्बोप्लास्टिन, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, आप लगा सकते हो। तो ये स्टेप होता है कि जैसे अगर आपका कटा, तो कटने के बाद जो आपका आसपास का ऊतक है, उस ऊतक से और जो ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट्स है उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने लगता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की मदद से प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कैल्शियम आयन से जुड़कर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। यानी हवा के संपर्क में आते ही फाइब्रिन जो प्रोटीन बना है वो पपड़ी बन जाता है, जम जाता है। हवा के संपर्क में आते ही फाइब्रिन प्रोटीन जमकर पपड़ी बन जाता है, यही रक्त का थक्का बनाता है। क्लियर बात है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन जो है उसके बनने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन के बनने के लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में। क्लियर बात है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ से बनते हैं। आइए आगे के टॉपिक देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा ऐसे ही। अभी देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, सब समझ लिया। देखिए कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, अभी आपने पढ़ा है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है, थ्रोम्बिन। देखिए ऑप्शन डी, नीट 2021 में पूछा गया है। सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। फाइब्रिनोजन का प्रयोग बताइए। फाइब्रिनोजन किससे संबंधित है, रुधिर का थक्का बनने से। ग्लोब्यूलिन परासरण नियमन याद आया, मैंने आपसे क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोब्यूलिन परासरण नियमन। एल्ब्यूमिन, नहीं उल्टा बोल दिए, ग्लोब्यूलिन नहीं एल्ब्यूमिन होगा। एल्ब्यूमिन परासरण नियमन। और ग्लोब्यूलिन जो है आईजी ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, प्रतिरक्षा से संबंधित, यानी एंटीबॉडी बनाने वाला प्रोटीन। ऑप्शन देख लीजिए, ए का 2 ये लगा दो सीधे, क्या ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी सिर्फ आप फाइब्रिनोजन को जानते तब भी लगा सकते थे, अन्य को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बी का 3 और सी का 1। ये आपका नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब आता है नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उन रुधिर कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने पर रुधिर स्कंदन प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। रुधिर स्कंदन कम हो जाता है, प्लेटलेट्स ढूंढ डालिए, थ्रोम्बोसाइट्स, वही होगा थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोकाइनेज, सॉरी
थ्रोम्बोसाइट्स जिसे हम कहते हैं, आपने पढ़ा ना, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं? प्लेटलेट्स, ऑप्शन ए। अब देखिए, रुधिर स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन सम्मिलित होता है? कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन ढूंढ डालिए, ऑप्शन सी। ये भी ने आपका नीट 2011 में पूछा हुआ है। अब आता है ये लसिका या ऊतक द्रव क्या होता है? तो जो रक्त है, रक्त जब कोशिकाओं के पास पहुंचती है, ऊतक के पास पहुंचती है, ऊतकों के पास, ये रक्त को केशिका है, ये रक्त केशिका है जिसमें आरबीसी ट्रैवल कर रही होती है। तो जब ये ऊतकों के पास पहुंचती है तो देखिए, जब रक्त ऊतक कोशिकाओं के ऊतक के केशिकाओं, केशिका मतलब कैपिलरीज से होकर गुजरता है, तब बड़े प्रोटीन अणु और संगठित पदार्थों को छोड़कर, यानी जो इसमें रक्त में बड़े प्रोटीन अणु हैं और जो संगठित पदार्थ हैं यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इनको छोड़कर रक्त से जल और जल में घुलनशील पदार्थ केशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते कहाँ पर? कोशिकाओं के मध्य उपस्थित स्थानों में। कोशिका के अंदर नहीं जाते, ये कोशिका है, ये कोशिका के बाहर का क्षेत्र है, तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन्हीं द्रवों को क्या कहा जाता है? अंतराली द्रव, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ऊतक द्रव कहते हैं। यानी ऊतकों के बीच में पाया जाता है, कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, कोशिका के अंदर नहीं होता, रक्त से ही निकलकर बनता है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है ऊतक द्रव या लसिका से, लिम्फ से, कि इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में प्लाज्मा के समान खनिज लवण पाए जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फ। तो आप क्या बताओगे? लिम्फ में। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच, यानी ये रक्त है, ब्लड, और ये आपका सेल है, तो रक्त और कोशिकाओं के बीच किसी भी पदार्थ का, पोषक पदार्थ या निष्क्रिय अपशिष्ट पदार्थ, इनका आदान प्रदान किसके माध्यम से होगा? इन्हीं ऊतक द्रवों के माध्यम से ही तो होगा। पहले ऊतक द्रव से होकर तब यहां जाएंगे। तो रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ, गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव यानी लसिका द्रव या ऊतक द्रव के माध्यम से ही होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल, अब इनसे भी जो वाहिका बनती हैं वो लसिका तंत्र बनाती हैं। यानी इनसे ये जो द्रव हैं वो भी ऐसे ही पतली नलियों के माध्यम से पहुंचती हैं, वो कहलाती हैं लसिका तंत्र। ये द्रव एकत्र कर कहाँ भेजी जाती हैं? सिराओं में छोड़ी जाती हैं। सिराओं में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें जाता है, तो उसी में ये भी अपने अपने कैपिलरीज के माध्यम से सिरा में पहुंचती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लिम्फ हैं, लसिका या ऊतक द्रव, वे वाहिनियों के माध्यम से कहाँ पर जाती हैं? सिराओं में जाती हैं। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव तरल को लसिका कहते हैं। यानी लसिका तंत्र में उपस्थित जो तरल होता है उसी को हम लसिका कहते हैं। लसिका कैसी पदार्थ है? तो लसिका एक रंगहीन द्रव है, कोई रंग नहीं है। इसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तो वहाँ पर ग्रेट कन्फ्यूजन हो गया था कि लिम्फोसाइट तो आपका जो, वो तो मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट तो बनता है कहाँ पर? अस्थि मज्जा और थाइमस में। तो वहाँ पर वो कन्फ्यूज हो गई थी कि लिम्फोसाइट तो वहाँ पर बनता है, फिर ये प्लीहा का कहाँ से कार्य आ गया, सॉरी लिम्फ का कार्य कहाँ से आ गया? तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि लिम्फ में भी क्या होती हैं? विशिष्ट लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिम्फ में क्या बनता है, किसका निर्माण होता है, या लिम्फ में क्या पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा, लिम्फोसाइट शब्द आते ही आप समझ जाओ कि वो प्रतिरक्षा अनुक्रिया से रिलेटेड है। लसिका यानी लिम्फ पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब अगर हम देखें आंत्र में जो विलाई है, इंटरस्टिशियल विलाई, जो आंत में पाई जाने वाली विलाई है, उसमें उपस्थित लैक्टियल्स के बारे में आप पढ़े हैं। उसमें फैट्स को लसिका द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ये बात आपने वहाँ पर भी पढ़ी है चैप्टर नंबर 16 में, पाचन एवं अवशोषण में, कि जो इंटेस्टाइनल जो विलाई है, आंत्र में पाई जाने वाली जो विलाई है, वो लैक्टियल बनाती हैं। लैक्टियल में क्या होता है? लसिका तंत्र, रक्त तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। तो लसिका किसके लिए सहायक होती हैं? तो वसा के अवशोषण के लिए सहायक होती हैं, क्योंकि वसा का अवशोषण इतने आसानी से नहीं होता। सीरम रुधिर से भिन्न होता है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि अगर हम प्लाज्मा से
रुधिर स्कंदित पदार्थों को निकाल दें तो वो प्लाज्मा क्या कहलाती है? सीरम कहलाती है। ये क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था। उसमें प्रतिपिंड नहीं होते, बिल्कुल सही बात है कि उसमें कोई, लेकिन अभी इसकी बात नहीं करेंगे। उसमें ग्लोब्यूलिन नहीं होते, नहीं, एक मिनट। सीरम रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि सीरम में क्या नहीं पाया जाता है? एंटीकोआगुलेंट। रुधिर स्कंदन कारक नहीं होते, ये होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रुधिर स्कंदन प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन वगैरह होता है जो प्लाज्मा में पाई जाती है उसको हटा दो तो जो भाग बचता है प्लाज्मा का वो सीरम कहलाता है। सीरम में स्कंदन कारक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लाज्मा बराबर रुधिर माइनस लिम्फोसाइट। प्लाज्मा बराबर रुधिर माइनस लिम्फोसाइट, नहीं, ये नहीं होगा। प्लाज्मा बराबर रुधिर माइनस लिम्फोसाइट नहीं होगा, रुधिर माइनस संगठित पदार्थ। सीरम बराबर रुधिर प्लस फाइब्रिनोजन, नहीं, फाइब्रिनोजन नहीं होगा। लिम्फ बराबर प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, गलत। रुधिर बराबर प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस बिम्बाणु। बिम्बाणु मतलब थ्रोम्बोसाइट है, कितना भयंकर इसका हिंदी लिखा है, बिम्बाणु। बस अब आता है आपका परिसंचरण पथ। परिसंचरण पथ क्या होता है कि रक्त का शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना, वही कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। दो प्रकार से होता है, एक खुला और एक बंद। खुला के बारे में आप जानते होंगे, तुरंत एग्जाम्पल याद आया होगा, आर्थ्रोपोडा, मक्खी मच्छर जिनके पिछवाड़े में खून जमा होता है, भरा होता है। उनमें कोई ब्लड कैपिलरीज, नसें नहीं पाई जाती। उनमें रक्त एक खुले स्थान में भरा होता है जिनमें सभी ऊतक डूबे होते हैं और उनसे अपना पोषक पदार्थ को प्राप्त करते रहते हैं, तो वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें वाहिनियाँ, सिराएं, धमनियाँ नहीं पाई जाती, यानी रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती, उन्हें हम कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र किसकी बात विशेषता है? आर्थ्रोपोडा की विशेषता है, कीटे मकोड़ों की, मोलस्का में भी पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। मोलस्का की भी विशेषता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि एक रक्त स्थान कोटर यानी साइनुसिस में खुलता है। साइनुसिस उसके वो भाग कहलाता है जहाँ पर वो रक्त इकट्ठा होता है। बंद परिसंचरण तंत्र ऐसा परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रक्त नसों के माध्यम से जाती है। अगर आप चाहो कि कोई हमारे शरीर में कोई ऐसा भाग है जिसको फाड़ दो तो 5-10 लीटर 5 लीटर खून निकल आए, तो ऐसा नहीं हो। ऐसा तो है नहीं कि पेट में खून भरा हुआ है। तो हमारे एक गधे टीचर ने बताया था, हालांकि ये सब कहना नहीं चाहिए किसी भी टीचर को, मतलब क्या ही बताएं, हम लोगों को बहुत अच्छे टीचर नहीं मिल पाए थे, तो जो टीचर थे वो ऐसे ही फालतू चीज़ें बताए थे। रहने दो, उसके बारे में क्या चर्चा करें, बचपन की बात थी, आज का समय कुछ और है। तो जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड जो होता है वो नसों में ट्रैवल करती हैं, वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज के माध्यम से, किसी खाली स्थान में भरा नहीं होता। एनेलिडा से लेकर कशेरुकी तक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनाडा, मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, याद है भैया? गैरोफाइलम लिख दो कमेंट बॉक्स में, तब्बे मानव। तो ये एनेलिडा से लेकर कशेरुकी तक बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के माध्यम से होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज़्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित हो जाता है। अब देखिए, जो हृदय है, हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय के कार्य होता है ब्लड को पंप करना। अगर वो ब्लड को पंप ना करे तो बताइए, ब्लड यहीं जम जाएगा ना, यहीं रुक जाएगा। ब्लड को वापस हार्ट में आना है, फिर हार्ट से फिर लंग्स के पास जाना है, लंग्स से ऑक्सीजन लेना है, फिर ऑक्सीजन लेकर समस्त के शरीर के भागों तक पहुंचाना है। तो ये कार्य कौन करता है? हार्ट करता है, हृदय। हृदय एक तरीके से जो आपके घर में टुल्लू पंप होता है, मोटर, जिसके माध्यम से आप पानी को टंकी में चढ़ाते हो, सेम वही काम करता है। अब हृदय भी जो हम लोगों में पाया जाता है, हृदय 4 कक्ष का होता है। एक होता है हम लोगों में जो हृदय है वो 4 कक्ष का होता है। 4 कक्ष में 2 आपके ये होते हैं और 2 ये होते हैं। इन्हें कहते हैं अलिंद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एट्रिया, और इन दोनों को कहते हैं निलय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। तो हार्ट में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें केवल 2 चैम्बर पाया जाता है, यानी उनमें जैसे सभी कशेरुकी, देखिए 2 कक्षीय हृदय, 2 चैम्बर्ड हार्ट। जब भी हम 2 चैम्बर्ड की बात करें तो समझ लेना कि उसमें एक आर्टरिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। एक आर्टरिया यानी एक अलिंद
और एक वेंट्रिकल यानी एक निलय होगा। ठीक है, अगर हम 3 कक्ष की बात करें तो समझ लेना कि उसमें 2 आर्टरिया है और एक ही क्या है, वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल 1, आर्टरिया आपके 2, तब वो 3 कक्षीय हृदय है। जब हम 4 कक्षीय की बात करें तो 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल 2 निलय। क्लियर है? तो द्विकक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है? तो द्विकक्षीय हृदय का एग्जाम्पल आपसे खूब पूछा जाएगा। 3 कक्षीय कब पूछा जाएगा? एग्जाम्पल से पूछा जाता है ज़्यादातर। तो सभी कशेरुकी में कक्षों से बना हुआ पेशी हृदय यानी मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। हाँ, मछली एक ऐसा प्राणी है जिसमें 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो एग्जाम्पल याद करिए, द्विकक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है? मछलियों में, जिसमें एक अलिंद और एक निलय होता है। 3 कक्षीय हृदय में किसमें पाया जाता है? उभयचर एम्फीबियंस में, जैसे आपका मेंढक वगैरह हो गया, सरीसृप सांप वगैरह में। अब देखिए सरीसृप में ही मगरमच्छ आता है, लेकिन मगरमच्छ सरीसृप में आता तो है लेकिन इसमें 3 चैम्बर हार्ट नहीं 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्ष पाया जाता है। देखिए मगरमच्छ को छोड़कर, क्यों? क्योंकि मगरमच्छ में 3 चैम्बर नहीं होता, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, हृदय 3 कक्षों से बना होता है, किसमें? उभयचर सरीसृप में, जिसमें 2 अलिंद 1 निलय होता है। 4 कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है? मगरमच्छ, पक्षी, स्तनधारी, हम सभी में, पक्षियों में, जानवरों में, मगरमच्छ में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। अब आता है आपका एकल परिसंचरण पथ क्या होता है और अपूर्ण दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो देखिए, जिस प्राणी में एक ही अलिंद और एक ही निलय है उसमें आपका एकल परिसंचरण होता है। जैसे मछलियों में आपको पढ़ा ना, मछली में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 चैम्बर। तो मछलियों में हृदय विऑक्सीजनित रुधिर को बाहर को पंप करता है। जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो या बहुत कम हो, उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो मछली अपने हृदय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पंप करती है? गिल्स में, क्लोम में। गलफड़ा देखे हैं ना, मछली के आगे मुंह के पास ऐसे होता है, उसको हटाते हो तो ऊपर नीचे खुल सकता है, तो वो गिल्स होता है। तो गिल्स में उस रक्त को भेजता है, वहाँ से वो ऑक्सीजन पानी के माध्यम से खींच लेता है। तो वहाँ से ऑक्सीजनित हो जाता है ब्लड, ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ से जब ऊतक में ऑक्सीजन दे दिया, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेट होकर फिर हृदय में आता है। फिर हृदय से कहाँ जाता है? क्लोम में, फिर क्लोम से शरीर के ऊतक में। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये कहलाता है एकल परिसंचरण तंत्र, अन्य बड़ा आसान तरीके का परिसंचरण है। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, अब जैसे आपने पढ़ा उभयचर सरीसृप, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। तो इनमें जो ब्लड है ना वो मिक्स हो जाता है एक ही वेंट्रिकल होने की वजह से। देखिए, एक आर्टरिया हो गई, दूसरी आर्टरिया हो गई, ये हो गया वेंट्रिकल। तो उभयचर सरीसृप में बायां अलिंद यानी लेफ्ट आर्ट्रियम, अगर हम इसकी बात करें लेफ्ट आर्ट्रियम, क्लोम, फेफड़ा, त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, यानी कहीं से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों से विऑक्सीजनित, यानी शरीर के अन्य भागों से जहाँ पर ऑक्सीजन दे चुका है रक्त, तो वहाँ से वो रक्त को बटोरता है विऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है कहाँ पर? राइट आर्टरिया में। और दोनों आकर सिंगल एक ही निलय पाया जाता है, एक ही वेंट्रिकल होता है, तो एक ही में आकर दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों घुल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें, इनके पास एक ही निलय है तो इनका जो रक्त है वो मिश्रित हो जाता है, फिर भी इन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार के परिसंचरण को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों से, दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों से विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर देते हैं, बाहर की ओर पंप करते हैं, और यह क्रिया अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पथ कहलाती है। बात करें हम लोगों के शरीर में, तो हम लोगों में पूर्ण कंप्लीट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं? यह पूर्ण परिसंचरण तंत्र या पथ, जिसमें आपका 2 आर्टरिया हो और 2 वेंट्रिकल हो। 2 आर्टरिया, यह आपका लेफ्ट और यह आपका राइट आर्टरिया, यह आपका राइट वेंट्रिकल, यह आपका राइट
लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पक्षियों, स्तनधारियों, मनुष्यों सहित ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं व दाएं आलिंदों में आता है। यानी अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट आर्टरिया में। और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ आता है? आपके राइट आर्टरिया में आता है, जहाँ से वह उसी क्रम में बाएं एवं दाएं निलयों में जाता है। यानी जो दायां निलय है, सॉरी बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें आपका यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और जो दायां निलय है उसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और निलय बिना रक्त को मिलाए, अब चूंकि दोनों निलय अलग अलग है ना, सेपरेट हैं, तो रक्त मिलता नहीं है, बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, और दो तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में पाए जाते हैं। अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब आपका आता है मानव परिसंचरण तंत्र। आइए देखते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। मानव का परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मानव का परिसंचरण तंत्र और क्या कहलाता है? रक्तवाहिनी तंत्र, क्योंकि हमारा जो पूरा रक्त है वो वाहिनियों में बहता है, किसी खाली स्थान में नहीं पाया जाता, तो वाहिनी में पाया जाता है, इसलिए कहते हैं रक्तवाहिनी तंत्र, जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय यानी मस्कुलर हार्ट पाया जाता है। यानी ऐसा हृदय जो किससे बना हुआ है? मसल्स से, पेशियों से। और दूसरा वो चैम्बर्ड है, तो चैम्बर्ड तो होता ही है, आप जानते हैं हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल। साखित बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल, साखित बंद रक्तवाहिनियों यानी नसों का जाल, सामान्य भाषा में नसों का जाल रक्त और तरल से बना होता है। यानी हमारा मानव का परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो मानव परिसंचरण तंत्र एक मस्कुलर यानी पेशी हृदय से बना होता है, साखित बंद रक्तवाहिनियों से बना होता है, साथ ही साथ रक्त और उसमें तरल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि हृदय की उत्पत्ति किससे हुई? तो हृदय यानी हार्ट की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? मध्यजन स्तर मेजोडर्म से। अब पूछोगे ये क्या होता है, तो याद करिए आप लोग क्लास 11th का चैप्टर 4 अभी जो पढ़ाए थे आपको, जो भी लेक्चर रहा होगा, आई थिंक 6th लेक्चर में आपको बताया गया होगा कि जो भ्रूणीय स्तर होता है, यानी जब हम लोग भ्रूण में पल रहे होते हैं, माता के गर्भ में पल रहे होते हैं भ्रूणीय अवस्था में, तो भ्रूणीय अवस्था में 3 स्तर बनती हैं। सबसे बाहरी वाय स्तर जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, मध्य में मध्य स्तर यानी मेसोडर्म, और आंतरिक स्तर जिसे हम अंतः स्तर या एंडोडर्म कहते हैं। तो भ्रूण के 3 स्तर होते हैं, इन्हीं 3 स्तरों से, जिन्हें हम जनन स्तर कहते हैं, जर्म लेयर, तो जनन स्तरों से ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो हमें ये तीनों स्तर में, अब दुनिया भर के लोग तीनों स्तरों से कौन कौन सा निर्माण होता है वो सब चार्ट बना लेंगे, तो वो नहीं बनाना है। तीनों स्तरों में जहाँ पर भी आपका मेंशन है एनसीईआरटी में कि मध्य जन स्तर से इस अंग का निर्माण हुआ, अंतः स्तर से इस अंग का निर्माण हुआ, तो वही सिर्फ आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो हृदय की उत्पत्ति भ्रूणीय मध्य जन स्तर से होती है, या दोनों कहाँ पर होती है इसका लोकेशन बताना है, तो दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। ठीक है, फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में होता है, यानी ये पूरा थोरैसिक कैविटी वक्ष गुहा होता है, थोड़ा सा बाईं की तरफ वो झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? तो बंद मुट्ठी के समान होता है। ठीक, या एक दोहरी भित्ति, जो हार्ट है हमारा वो डबल लेयर्ड प्रोटेक्टेड होती है। दोहरी भित्ति की झिल्ली में थैली जिसे हृदयावरणी पेरिकॉर्डियम कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। हृदय के आवरण को क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है पेरिकॉर्डियम, जो हार्ट को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए होता है। अब डबल लेयर है तो इनके बीच के स्थान में क्या पाया जाता है? तो इनके बीच के स्थान में तरल पाया जाता है, जिसे हम हृदयावरणी द्रव पेरिकॉर्डियल फ्लूइड कहते हैं।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पर पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, हृदय को स्तरित करने वाली दोनों झिल्लियों के मध्य में पाई जाती हैं। मनुष्य में हृदय के कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। 2 अपेक्षाकृत छोटे होते हैं जो ऊपर की ओर पाए जाते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा दूं। इसके बाद ये हो गया, ये है आपका अलिंद, जो ऊपर की तरफ होते हैं, छोटे होते हैं, एक ये और एक ये, और 2 वेंट्रिकल होते हैं निलय, ये और ये क्या है, निलय हैं, वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट। इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट आर्ट्रिया, ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होगा राइट आर्ट्रिया, ये होगा आपका राइट वेंट्रिकल। तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें से 2 अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, जिन्हें अलिंद यानी आर्ट्रिया कहते हैं। 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जो नीचे की तरफ पाए जाते हैं, जिन्हें निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशी भित्ति, थिन मस्कुलर वॉल, जिसे अंतर अलिंदी पट कहते हैं, दाएं और बाएं अलिंद को अलग करती हैं। यानी इन अलिंदों को अलग करने वाली जो संरचना है, अभी तो मैंने बहुत दूर बना दिया है, ये सब बहुत पास पास सटे होते हैं। तो यानी हम इन दोनों को कैसे सेपरेट करें, जैसे ये मान लो ऐसे जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक ये राइट आर्ट्रिया है, ये लेफ्ट आर्ट्रिया है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों जहाँ पर जुड़े होते हैं, उस स्थान पर जो पट होता है, सेप्टम होता है, उसे कहते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इसको याद करने का तरीका क्या है, इंटर का मतलब होता है अंतर, अंतर, इंटर का मतलब होता है अंतर, मतलब कई जगह पर इसका अलग अलग मतलब निकलता है, यहाँ पर इसका मतलब होता है अंतर। 2 आर्ट्रिया के बीच का जो अंतर होता है, उसी को कहते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। सेप्टम की बात आ जाए तो समझ लो ये दोनों को सेपरेट करने की बात कर रहा है, सेप्टम से सेपरेट। तो ये अलिंद को राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट आर्ट्रिया, यानी दाएं अलिंद और बाएं अलिंद को आपस में अलग करता है कौन, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए दायां अलिंद बाएं अलिंद से किसकी मदद से विभक्त होता है, अलग अलग होता है, तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम की मदद से। सेम उसी तरीके से ये जो वेंट्रिकल है ना, आपस में जुड़े नहीं होते, इनके बीच में जो सेप्टम होता है, इनके बीच में जो सेप्टम होता है यानी अंतर होता है, उसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके नाम से ही क्लियर है, बस आपको कुछ चीज़ों को बुद्धि लगाना है। यहाँ पर आप आर्ट्रिया है, तो आर्ट्रिया के बीच में सेप्टम जो पाया जा रहा है, जो इसको सेपरेट कर रहा है, उसे हम कहते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। जो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, उसे कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो दाएं और बाएं निलय को अलग करती हैं। अपनी अपनी ओर की अलिंद और निलय एक मोटी रेसी पेतक ऊतक, जिसे अलिंद निलय पेट आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, उससे तरफ पृथक होती हैं। अब आपने ये जाना कि चलो राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया एक दूसरे से डिवाइड होती हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम से, वेंट्रिकल एक दूसरे से डिवाइड होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। अब ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल आपस में किससे डिवाइड होते हैं, तो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल आपस में डिवाइड होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखिए शब्द से क्लियर कर लीजिएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सेप्टम का मतलब होता है सेपरेट होना, सेपरेट होना। तो जब आर्ट्रियो लगा हो तो यानी आर्ट्रिया, और वेंट्रिकुलर लगा है तो वेंट्रिकल। आर्ट्रिया वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टम पाया जाएगा, जिसे कहेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और 2 आर्ट्रिया के बीच में पाया जाएगा तो उसे इंटर आर्ट्रिया आर्ट्रियल सेप्टम। 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम पाया जाएगा, उसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। शब्द से क्लियर कर लीजिएगा। इन पटों में एक एक छिद्र होता है। देखिए अलिंदों के बीच यानी इंटर आर्ट्रियल सेप्टम के बीच कोई छिद्र नहीं होता, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच कोई छिद्र नहीं होता, लेकिन आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में एक छिद्र होता है, बना रखा है मैंने। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में एक छिद्र होता है, ठीक, जो कि अपने ओर के दोनों कक्ष को जोड़ता है। यानी ब्लड यहाँ से आती है, इसी छिद्र के द्वारा इधर जाती है, ब्लड यहाँ से आती है, इसी छिद्र के द्वारा इधर जाती है। आगे पढ़िए, ये संरचना के बारे में आपको बताया जा रहा है हार्ट के। दाहिने अलिंद यानी राइट आर्ट्रियम और दाहिने निलय राइट वेंट्रिकल के छिद्र पर 3 पेशी पल्लव पाई जाती है, जिसे हम त्रिवलनी का पार्ट कहते हैं। देखिए ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल और ये राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है
और ये आपका राइट वेंट्रिकल है। यानी दायां अलिंद और दायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय, इनका जो छिद्र होता है, इनके निकास पर 3 ऐसे, एक पेशी रेशा, दूसरी पेशी रेशा और तीसरी पेशी रेशा, 3 पेशी पल्लों, 3 मस्कुलर फ्लैप्स या कस्प्स से युक्त एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को क्या कहते हैं? त्रिवलनी कपाट। क्या कहते हैं? त्रिवलनी कपाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिवलनी कपाट। आपसे पूछा जाएगा त्रिवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है, तो त्रिवलनी कपाट पाया जाता है राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जो पूरी तरीके से वेंट्रिकल में ही आ गया है। वेंट्रिकल में ही पाया जाता है, राइट वेंट्रिकल में ही पाया जाता है, बस ये है कि इनके छिद्र के बीच में पाया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें इधर के आर्टरिया की, ये देखिए, ये आपका लेफ्ट आर्टरिया हो गया, ये लेफ्ट आपका वेंट्रिकल हो गया। तो लेफ्ट आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में ऐसे जो आप रेसी ऊतक यहाँ पर देखें ना, 3, यहाँ पर 2 ही पाई जाती हैं। इसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व यानी द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट याद करिए पहले, जितनी चीज़ें बताएं सब कुछ याद होना चाहिए कि दोनों आर्टरिया के बीच में क्या होता है, सेपरेशन। आर्टरिया के बीच के सेपरेशन को क्या कहते हैं? इंटर आर्टरियल सेप्टम। वेंट्रिकुलर के बीच के, वेंट्रिकल के बीच के, देखो इंग्लिश ही याद करिएगा भैया, ये सब हिंदी याद नहीं हो पाएगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप शुद्ध हिंदी पढ़ रहे हो ना तो नीट भूल जाओ, आप निकाल पाओगे नहीं, लिख के कहीं हमसे लिखवा लो। इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा नीट के लिए, तो आप इंग्लिश टर्म्स जरूर याद करते चलिए। वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में एक एक छिद्र होता है। इन छिद्रों पर लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, यानी त्रिवलनी कपाट। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते ना ये क्या है क्या नहीं है। फिगर से समझ जाओगे तो सब कुछ आ जाएगा। पूछा जाएगा त्रिवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है? राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में। पूछा जाएगा द्विवलनी कपाट बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट आर्टरिया लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में। क्लियर है बात? अब उसके बाद देखिए, दाएं और बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसी धमनी महाधमनी के द्वार पर सेमी लूनर वाल्व पाया जाता है। तो ये फिगर में आपको दिखाई देगा, मैं फिर भी थोड़ा सा कोशिश यहाँ पर करता हूँ। देखिए, ये है आपका राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो निकलता है वो जिस नस में जाता है, हम नस कहेंगे यहाँ पर आपको समझने के लिए, हालांकि इसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या कहलाता है? पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है वो होता है महाधमनी, जिसमें शुद्ध रक्त जाता है, महाधमनी, जिसे कहते हैं एओर्टा। एओर्टा। तो फुफ्फुस धमनी और एओर्टा पे जो वाल्व होता है, जो गार्ड करता है, जो दरवाजा होता है, दरवाजा सीधे कहेंगे, जो आपको भेजे में घुस जाए, तो इनमें जो दरवाजे होते हैं उन दरवाजों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व कहाँ पाया जाता है? सेमी लूनर वाल्व कहाँ पाया जाता है? अगर हम बात करें दाएं निलय की तो दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के मध्य। अगर हम बात करें बाएं निलय तो बाएं निलय और महाधमनी के मध्य पाया जाता है अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लूनर वाल्व। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं। इसका मतलब समझिएगा, जैसे यहाँ पर जो कपाट होगी, वो जो ब्लड आया है यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, वो यहाँ पर रुकेगा। जब ये खुलेगा तो ये ब्लड अंदर चला जाएगा निलय में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेमी लूनर वाल्व के माध्यम से इधर चला जाता है। अब ये कपाट क्यों होते हैं, यहाँ पर दरवाजे क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि ये दरवाजे बैक मूवमेंट ना होने दें, यानी जो ब्लड इधर चला गया वो वापस इधर ना आए, इसीलिए दरवाजे बंद रहते हैं। केवल एक ही तरफ डायरेक्शन, ब्लड का मूवमेंट का डायरेक्शन एक ही तरफ किए रहता है। जैसे ब्लड यहाँ से आया तो यहाँ जाए और फिर यहाँ जाए। उल्टा प्रवाह को रोकता है, विपरीत प्रवाह को ये रोकते हैं। ठीक है, कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। आगे देखिए, संपूर्ण हृदय
पेशियों, हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। आपसे कोई पूछे कि हृदय के पेशियों को क्या कहते हैं, तो हृदय के पेशियों को हृदय पेशियों कहते हैं। पूरा का पूरा हृदय पेशियों से मिलकर बना है, इसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं है, पेशियां पाई जाती हैं। संपूर्ण हृदय पेशी हृदय पेशियों कार्डियक मसल्स से मिलकर बना होता है। निलयों की भित्ति अलिंदों की भित्ति से मोटी होती है, इस बात को अंडरलाइन करिए, यही सब ज़्यादा पूछा जाता है, कौन थिक है कौन थिन है। तो अलिंद पतली होती है, निलय मोटी भित्ति वाले होते हैं। निलयों की भित्ति अलिंदों से के मुकाबले मोटी होती हैं। तो किसकी मोटी हुई भित्ति? निलय की भित्ति मोटी, अलिंद की भित्ति पतली। एक विशेष प्रकार के हृदय पेशी विन्यास कार्डियक मस्कुलर, जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं, पाया जाता है। नोडल टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, हम लोकेशन देख लेते हैं। आइए, इसके लिए आपको फिगर देखना पड़ेगा। ये फिगर आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी इस पर नहीं दिया गया है, लेकिन जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, नोडल टिश्यू की बात करें तो नोडल टिश्यू में एक पाया जाता है, दो नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। नोडल टिश्यू दो ही पाए जाते हैं और दोनों के दोनों होते हैं राइट आर्टरिया में। ये तो क्लियर हो गया कि नोडल टिश्यू किधर पाए जाते हैं, राइट आर्टरिया में। एक होता है जो राइट आर्टरियम के ऊपरी भाग में होता है, इसे कहते हैं साइनो आर्टरियल नोड। साइनो आर्टरियल नोड, इसे शॉर्ट फॉर्म में SAN कहते हैं, साइनो आर्टरियल नोड। और दूसरा होता है वही राइट आर्टरियल के नीचे भाग में, जिसे हम कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AVN, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। क्लियर? तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद देखिए, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड से और पेशीय रेशीय पेशे हैं, वे रेशीय पेशी वो यहाँ पर आती है अंतर अलिंद पट पर, यानी इंटरवेंट्रिकुलर नोड पर। यहाँ से ये डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट साइड में। यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, परकिंजे फाइबर कहते हैं। परकिंजे फाइबर कहते हैं, परकिंजे फाइबर। ठीक है, यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, परकिंजे फाइबर। लेकिन जहाँ से राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है, इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, सिंपल पूछते हैं बहुत टफ नहीं पूछते हैं। आपसे पूछेंगे परकिंजे फाइबर कहाँ होता है, तो परकिंजे फाइबर हृदय में पाए जाते हैं। किससे बने होते हैं? पेशी रेशीय पेशियों से बनकर बने होते हैं, जो कहाँ से निकलती है? AVN से, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से निकलती है। बंडल ऑफ हिस कहाँ पाया जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, हार्ट में पाया जाता है। तो ये है, ये पता है क्या होते हैं, यही मेन है जो हार्ट को पंप करने में सहायता करते हैं। यही जो होते हैं, यही इसको सिकोड़ते हैं फिर फैलाते हैं, सिकोड़ते फैलाते हैं। इसी तरीके से इन्हीं दोनों की मदद से ही हार्ट अपना काम करता है। ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, स्वचालित होते हैं, स्वचेतन होते हैं। हम लोग इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये अपने मन से ही हार्ट को पंप करेंगे अपने हिसाब से। बाकी जो न्यूरल कंट्रोल होता है वो होता ही है। तो ये बात समझ में कि नोड क्या होते हैं, तो आपने समझा कि एक विशेष प्रकार का हृदय पेशी न्यास, जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं। नोडल टिश्यू कितने होते हैं? दो, SAN और AVN, साइनो आर्टरियल नोड और आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। दोनों कहाँ होते हैं? राइट आर्टरिया में। देखिए, नोडल ऊतक होते हैं, इस ऊतक का पिंड दाहिने अलिंद राइट आर्टरिया के दाहिने ऊपरी भाग पर स्थित होता है, जिसे सिरालिंद पर साइनो आर्टरियल नोड कहते हैं, SAN। दूसरा पिंड भी दाहिने अलिंद में ही होता है, लेकिन नीचे कोने पर होता है, जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं के पास, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है, जिसे हम अलिंद निलय पर्व AVN कहते हैं। क्लियर है बात? ये जो नोडल टिश्यू होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही हार्ट के काम को सुचालित करते हैं। नोडल रेशो का एक बंडल ऑफ नोडल फाइबर, जिसे अलिंद निलय बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, AV बंडल भी कहते हैं, अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में अलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है, तो शीघ्र ही दो बाईं और दाईं में विभाजित होकर आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे माइन्यूट फाइबर्स निकलते हैं, जो पूरे निलय पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैल जाते हैं। इन्हें हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। यानी यही जो आपको फाइबर दिखाई दे रहा है, जिसे AV बंडल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? AV बंडल। AV बंडल। तो AV बंडल होता है राइट और लेफ्ट में डिवाइड होकर, राइट
वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। इसे यहाँ पर बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो बंडल ऑफ हिस कहते हैं नोडल टिश्यू बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव उत्पन्न कर सकता है, जिसे जो स्व उत्तेजनशील ऑटो एक्साइटेबल होता है। ये बात इंडरलाइन कर लीजिए कि जो नोडल टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू कितने होते हैं? 2, SAN और AVN, साइनो आर्टेरियल नोड और आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड। दोनों ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, यानी किसी मदद की जरूरत नहीं होती उन्हें एक्साइट होने के लिए, वे स्वतः ही ब्लड को हार्ट को पंप करते रहते हैं। हालांकि हार्ट बीट करते रहते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। सिरा अलिंद पर्व सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। सबसे ज्यादा क्रिया विभव कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे ज्यादा क्रिया विभव उत्पन्न करते हैं SAN, ये भाई साहब SAN। 2 ही नोडल टिश्यू तो पाए जाते हैं, SAN और AVN। तो सबसे ज्यादा क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल कौन उत्पन्न करता है? SAN। उसके बाद देखिए सिरा अलिंद पर्व सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है, या 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है, तथा हृदय का लयात्मक संकुचन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करती है। यानी हृदय का लयात्मक संकुचन, संकुचित होना फिर रिलैक्स होना, संकुचित होना फिर रिलैक्स होना, यही तो काम करता है। ब्लड ऐसे पंप हो करता है, ब्लड आगे फेंकता है, फिर उसके बाद ऐसे फैल जाता है, ब्लड इसके भर जाता है, फिर पंप करता है, आगे भेजता है, फिर फैल जाता है, ब्लड भर जाता है। तो ये काम करता है, लयात्मक संकुचन का प्रारंभ करता है, इसलिए इसे गति प्रेरक भी कहते हैं। SAN को क्या कहते हैं? चूंकि SAN ही सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकता है, इसीलिए इसे हम पेस मेकर गति प्रेरक कहते हैं। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेस मेकर किसे कहते हैं? हृदय का पेस मेकर कौन होता है? SAN होता है। 1 मिनट में कितना क्रिया विभव? 70 से 75 क्रिया विभव पैदा कर सकता है। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन हार्ट बीट 70 से 75 प्रति मिनट होती है, लगभग 72 होती है। ठीक है, लगभग आप रोक के सुन सकते हैं, हृदय की जो धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार धड़केगी, आप सुन सकते हैं। ऐसा हाथ लगाकर घड़ी देख लीजिए, 1 मिनट तक रोक के आप देख लीजिए, 70 से 75 बार या 72 मैक्सिमम आ सकता है। अब देखिए हृदय चक्र क्या होता है? कार्डियक साइकिल। आइए देखिए हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल क्या होता है। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है। 4 कक्ष आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है आर्टरिया, वेंट्रिकल, चार कक्ष हैं, एक ये आर्टरिया, ये एक आर्टरिया, ये एक वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, 4 कक्ष। प्रारंभ में मानते हैं कि चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है, मतलब एकदम शांत हैं। ठीक, कुछ भी ना संकुचन हो रहा है ना कुछ, शांत हैं, अपने जैसा रिलैक्स स्टेज जो होता है वैसे हैं, रिलैक्स्ड स्टेट में है। अर्थात हृदय अनुशीतलन, हृदय पूरा का पूरा डायस्टोल फेज में है। इस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कपाट खुले रहते हैं। इस समय जो आप ट्राइकस्पिड वाल्व देखते हो, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये आपका बाइकस्पिड वाल्व, ये खुले होते हैं। ये क्या है? बाइकस्पिड, और ये क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व खुले होते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस सिरा तथा महासिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं अलिंद से होता हुआ बाएं और दाएं निलय में पहुंचता है। देखिए, एक तो आपका कह रहा है कि जिससे रक्त फुफ्फुस सिरा तथा महासिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं अलिंद, फुफ्फुस सिरा, हाँ सही, फुफ्फुस सिरा आपका जो है इधर आएगा और ये जाएगा आपका महासिरा, नहीं यहाँ नहीं, ये जाएगा, मैंने दोनों उल्टा बता दिया। फिर से हम बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ये आपका हो गया, आप अपनी जगह पर बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये हो गया आपका राइट आर्टरिया और वेंट्रिकल। तो ये जो आप देखते हैं ये महासिरा कहलाती है, महासिरा, इसे वीना कावा कहते हैं। और ये चला जाता है उसमें फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। ये आपका आता है लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो जाता है इसमें ब्लड आता है कहाँ से? फुफ्फुस धमनी से, नहीं, फुफ्फुस
फुफ्फुस सिरा से आता है, फुफ्फुस सिरा से, शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिरा से आता है। यहाँ पर आपका होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर आपका होता है बाइकस्पिड वाल्व। अब ध्यान से समझिएगा, महाशिरा से, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि महाशिरा से रक्त किस अलिंद में आता है, राइट में या लेफ्ट में, तो क्या बताएंगे, राइट आर्टरिया में आता है, वीना केवा से ब्लड आर्टरिया में आता है, आर्टरिया से ट्राइकस्पिड वाल्व खुला होता है, ये चला जाता है निलय में, ये क्या कहलाएगा, राइट वेंट्रिकल, ये राइट आर्टरिया। सेम उसी तरीके से पूछा जा सकता है कि फुफ्फुस सिरा से आया हुआ रक्त कहाँ जाता है, तो फुफ्फुस सिरा से आया हुआ रक्त कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्टरिया में, और लेफ्ट आर्टरिया से कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन ध्यान रखेंगे, अब ये जो है ये कहाँ खुलेगा, ये जाएगा फेफड़े की तरफ, इसे, इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा आपका फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, और ये जाएगा आपका महाधमनी में, यानी एओर्टा में। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि इनके बीच कपाट होता है, इनके बीच कपाट होता है, ये क्या कहलाते हैं, सेमील्यूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। तो कहने का मतलब ये है कि जब हृदय अनुशीतलन अवस्था में होता है, डायस्टोल में होता है, तो सीधा सीधा महाशिरा से ब्लड आता है, राइट आर्टरिया में पहुंचता है, वेंट्रिकल में जाता है। इस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुले होते हैं, लेकिन सेमील्यूनर वाल्व क्या होते हैं, बंद होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। तो ब्लड इधर से इधर आता जाता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। जब ऐसे नोड यानी साइनो आर्टरियल नोड क्रिया विभव उत्पन्न करेगा, जैसे ही ये क्रिया विभव उत्पन्न करेगा, ये दोनों सिकुड़ेंगे, संकुचित होंगे, क्योंकि इनमें संकुचन होगा तो ब्लड और आएगा इसमें, तो ब्लड इसमें आएगा वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल का दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और ये सिकुड़ कर रक्त को भेज देते हैं इसके अंदर, ठीक। और रक्त एक बार जब उधर चला गया तो इनका दबाव कम हो जाता है, इनके दबाव कम होने से ये कपाट आपस में फिर से बंद हो जाते हैं। वही बात बताई गई है कि प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशीतलन अवस्था में। इस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुले होते हैं, जिससे रक्त पल्मोनरी सिरा से होते हुए लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, महाशिरा से राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में जाता है। इस अवस्था में अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। अब जब तक रक्त निलय में आता है, अर्धचंद्राकार कपाट कब क्या होते हैं, बंद होते हैं। अब जब ऐसे नोड क्रिया विभव उत्पन्न करता है, यानी ये साइनो आर्टरियल नोड, सॉरी यहाँ पर जो पाया जाता है साइनो आर्टरियल नोड क्रिया विभव उत्पन्न करता है, यानी इसको सिकुड़ने को प्रेरित करता है। जैसे ये सिकुड़ेगा, थोड़ा सा, सॉरी आर्टरिया पहले सिकुड़ेगा, ये आर्टरिया सिकुड़ेगा तो इससे ब्लड आएगा इसके अंदर। देखिए, दोनों अलिंदों को प्रेरित करता है, दोनों अलिंद प्रेरित होते हैं। मैंने थोड़ा सा सही नहीं बोला है, इसको ध्यान रखिएगा। SA नोड जो है वो दोनों अलिंद को प्रेरित करता है, SA नोड दोनों अलिंद को प्रेरित करता है, संकुचित करता है, जिससे ब्लड यहाँ से अंदर चला है। तो इससे क्या होता है कि इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है। निलय में रक्त का प्रवाह 30% बढ़ जाता है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ बन रहा है ये कि बताइए SA नोड से क्या होता है। तो SA नोड से दोनों अलिंद उत्तेजित हो जाते हैं और रक्त इनसे निलय में चला जाता है। इससे निलय में रक्त का प्रवाह 30% बढ़ जाता है। अब रक्त का प्रवाह जब इसमें बढ़ा तो निलयों का प्रेशर बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने से इनका जो कपाट है, अर्धचंद्राकार कपाट, वो खुल जाते हैं। दूसरा, इन पर पाया जाता है AVN यानी आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये अब क्रिया विभव उत्पन्न करता है, जिससे पुरकिंजे फाइबर तक इसका क्रिया विभव जाता है। अब ये सिकुड़ते हैं, तो जब ये सिकुड़ेंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, इनके संबंधित वाहिकाओं में। क्लियर है। निलय में क्रिया विभव का संचालन अलिंद निलय पर्व करते हैं। अलिंद में क्रिया विभव का संचालन कौन करता है, SA नोड यानी साइनो आर्टरियल नोड। निलय में क्रिया विभव का संचालन कौन करता है, AVN आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहाँ से हिस के बंडल इसे निलयी पेशी न्यास तक पहुँचाता है। इसके कारण निलयी पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन होता है।
ठीक, इस समय अलिंद विश्राम अवस्था में होता है। जब एवियन एक्टिव होता है तब आर्ट्रिया क्या होता है, शांत हो जाता है, रिलैक्स्ड। अलिंद को अनुशिथिलन यानी डायस्टोल ऑफ आर्ट्रिया कहते हैं, जो निलय प्रकुंचन के साथ साथ होता है। यानी जब निलय संकुचित होगा तो अलिंद आराम करेंगे, और जब जो निलय है वो आराम करेगा तो अलिंद दबेंगे, सिकुड़ेंगे और अंदर ब्लड को भेजेंगे। तो निलयी प्रकुंचन से निलयी दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं और रक्त विपरीत दिशा में नहीं जाता। ठीक है, इस बात को भी समझिए। बिना फिगर के मज़ा नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी के फिगर ही अच्छा नहीं है। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इस बात को समझाने की। देखिए, जब आर्ट्रिया में प्रेशर बढ़ता है SAN के द्वारा, आर्ट्रिया में जब प्रेशर बढ़ता है SAN के द्वारा, तो ये ब्लड को भेजती है निलय में, ब्लड को भेजती है निलय में। जब ये निलय में भेज देती है, इसका दबाव बढ़ जाता है निलय का, इनके जो सेमिनुलर वाल्व है वो खुल जाते हैं और इनकी दरवाजे बंद हो जाते हैं, त्रिवलनी और, लेकिन नहीं, अभी नहीं। जब इनमें एक्साइटमेंट होगा, एवियन से जब एक्साइटमेंट जाता है निलयों में, तो निलय प्रकुंचन होता है, संकुचित होता है। निलय जब संकुचित होगा तो अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और ये द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट जो है बंद हो जाते हैं। आगे देखिए, जैसे ही निलय दबाव बढ़ता है अर्धचंद्रा कपाट कहाँ तक है, निलय प्रकुंचन से निलय दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं। ये सब लाइन टू लाइन ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट कब बंद होता है, तो जब निलय प्रकुंचन से निलय दाब बढ़ जाता है। जैसे ही निलय दबाव बढ़ता है, सेमिल्यूनर वाल्व अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और जो रक्त है वो संबंधित फुफ्फुसी धमनी या महाधमनी में चला जाता है। निलय अब शिथिल हो जाता है। जब निलय शिथिल होगा तब इसे हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी निलयी अनुशिथिलन कहते हैं। इस समय अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं और फिर से रक्त का प्रवाह निलय में नहीं हो पाता। अब निलय में रक्त कहाँ से आएगा, फिर से वही आर्ट्रिया से आएगा, अलिंद से। निलयी दाब और कम होता है, अलिंद में रक्त का दाब अधिक हो जाता है, जिससे द्विवलनी त्रिवलनी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह सिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह अलिंद से पुनः निलय में होता है और निलय तथा अलिंद के एक बार पुनः वैसे ही जैसे आपको बताएं क्रम से वो चक्र चलता रहता है, शिथिलावस्था में चले जाते हैं। सिरा अलिंद पर्व पुनः क्रिया विधा पैदा करता है, उपरोक्त वर्णित क्रिया फिर से दोहराई जाती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब आता है आपका हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के जो घटना चक्र है उसी को हृदय चक्र कहते हैं। यानी आपने अभी पढ़ा कि आर्ट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी में गया और फिर यहाँ पर आर्ट्रिया से निलय में यानी वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से फिर एओर्टा में गया। तो ये जो चक्र है इसी को कहते हैं हृदय चक्र। इस क्रिया में दोनों अलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन और अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। यानी जो घटना आपको बताई गई है कि निलय से ब्लड जाता है संबंधित सिराओं में या धमनियों में, फिर अलिंद से निलय में आता है, तो ये 72 बार होता है 1 मिनट में, यानी दिल का धड़कन। अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। यानी ये संपूर्ण प्रक्रिया होने में आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से धमनियों में, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से महाधमनी में जो ब्लड जाता है उसका कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है 0.8 सेकंड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हृदय चक्र का समय कितना होता है, 0.8 सेकंड। एक हृदय चक्र का 1 मिनट में कितनी बार हृदय चक्र होता है, 72 बार। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, प्रत्येक हृदय चक्र में, यानी आपने पढ़ा ना 0.8 सेकंड का होता है एक चक्र, तो 0.8 सेकंड में ब्लड कितना हार्ट हृदय कितना ब्लड को पंप किया, कितना 70 ml पंप किया, तो वही उसका क्या कहलाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, प्रवाह आयतन कहलाता है। इसी प्रवाह आयतन को 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी बार होता है, 72 बार। इसी से गुणा कर दो, निकल आएगा हृदय निकास, कार्डियक आउटपुट। यानी प्रवाह आयतन को हृदय दर से अगर हम गुणा कर दें, जैसे 70 गुणे 72 तो 7 7 49, लगभग 5000 ml ब्लड 1 मिनट में हृदय पंप करता है। इसे हृदय निकास कार्डियक आउटपुट कहते हैं।
कूड़ा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकलने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति में 5000 ml या 5 लीटर होती है, निकल सकता है। 7-7-49 लगभग 5000 ml यानी 5 लीटर। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता भी रखते हैं, इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के लिए खिलाड़ी या धावकों का जो हृदय निकास होता है वो सामान्य व्यक्ति से अधिक होता है। कार्डियक साइकिल क्या होता है? हृदय चक्र तो पढ़ ही चुके हैं। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसे हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। आपने सुना होगा लब और डब, ऐसे रखो हाथ, धक धक बोलता है ना, तो उसकी 2 ध्वनियाँ होती हैं जो आप कान में लगाने वाले स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। लब डब की आवाज़ आती है, लब डब। तो आपसे पूछा जाता है कि लब कब सुनाई पड़ता है, डब कब सुनाई पड़ता है? तो लब की आवाज़ आती है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। जब आप कोई दरवाज़ा, रूम का दरवाज़ा बंद करो तो ढब से बोलता है ना, तेजी से। तो वैसे ही हार्ट में जो दरवाजे हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और सेमी लूनर वाल्व, तो ये दरवाजे बंद होने पर आवाज़ निकलती है। बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, इन दोनों के बंद होने पर लब की आवाज़ निकलती है, और सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर डब की आवाज़ निकलती है। ये क्वेश्चन मत भूलिएगा। क्वेश्चन देखिए आया गया है 2015 में। प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए चिकित्सक स्टेथोस्कोप प्रयोग करते हैं। दूसरी ध्वनि कब सुनाई देती है? जब सेमीलूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। देख लीजिए कहीं पर दिया गया है, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। सूची को मिलाना है। त्रिवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, बताइए त्रिवलनी कपाट होता कहाँ है? पहले ये बताइए। ये होता है राइट आर्टरिया में और राइट वेंट्रिकल के बीच। द्विवलनी होता है लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ होता है? ये होता है वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच और वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच। तो बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच। बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। ढूंढ डालो। राइट आर्टरिया एवं ये दाएं नहीं होगा, दाएं होगा, राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल और आर्टरिया के बीच ये हो जाएगा आपका संबंधित से त्रिवलनी कपाट। ए का 3 देख लीजिए और ए का पहले ही लगा लो, आ गया। बी का देखिए, लेफ्ट और लेफ्ट क्या है? लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको ये लगा लो। बी का 1, सी का 2। देखिए नीट में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन वो चाहते हैं कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये सब एकदम जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो जितना आपको बताएं खूब बार बार उसको पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट आता है टॉपिक विद्युत हृदय लेख। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? ईसीजी मशीन आपने बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर भी हो चुका है, अब तो हर हार्ट हॉस्पिटल में पाया जाता है। और इसमें क्या करते हैं? लीड लगा देते हैं सीने में, कलाइयों में, और इससे आपके जो हार्ट का जो सिग्नल्स जो देती हैं, इसको हम सिग्नल नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं विद्युत क्रियाकलाप का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। यानी जो ग्राफ है उसमें क्या आरेख प्रस्तुत करता है उसे हम उसमें डिटेक्ट करते हैं ईसीजी मशीन से। तो इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा गया है कि इस मशीन से आप पहले भी परिचित रहे होंगे। बहुत सारे पुराने जो मूवी होती हैं उनमें, या अभी भी बहुत सारे मूवीज़ आती हैं या जो सीरियल्स आते हैं जिसमें अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो उसके मरने का जो सिग्नल होता है ना, उसको स्क्रीन पर ही दिखाया जाता है। ऐसे लाइनें चलती रहती हैं, ऐसे लाइनें चलती रहती हैं। अगर ये लाइन सिंगल हो गया तो समझ लो पी, कहानी खत्म। तो वही है, तो वो ईसीजी मशीन होती है जो लगातार उस पेशेंट का हार्ट के जो इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बताती है, दिखाती है। तो ईसीजी हृदय के हृदयी चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड दोनों कलाइयों पर और पैर की एड़ी पर लगाते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो उसके सीने पर भी कुछ तार लगाए जा सकते हैं। अब इसका जो तरंग निकलता है, ये जो अभी आपको मैंने बना के दिखाया था, ये जो तरंग निकलता है, तरंग नहीं कहेंगे इसे, विद्युत आरेख कहेंगे। आलेख जो बनता है उसका क्या मतलब होता है? देखिए एक आलेख जो होता है वो P से स्टार्ट होकर T तक चलता है, PQRST। तो ये सामान्य आलेख बनना चाहिए।
देखिए हम ही ना निपट जाए, मेरे भी दर्द होने लगा। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों को सीने से जोड़ा जा सकता है। ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को P से T तक दर्शाया जाता है। थक गए हैं, 2 घंटे से ऊपर हो गया है। जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। पी तरंग को अलिंद के उद्दीपन, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा भी कि पी तरंग क्या दर्शाता है, QRS क्या दर्शाता है, Q और T क्या दर्शाता है। तो पी तरंग अलिंद के उद्दीपन विध्रुवण को प्रदर्शित करता है, जिससे दोनों अलिंद का संकुचन होता है। यानी जो पी तरंग बना, पी तरंग का मतलब है कि जो अलिंद हैं वो संकुचित हो गए, ठीक है, संकुचित हो गए। QRS क्या दर्शाता है, निलय के अध्रुवण को। QRS जो है, जो इसके बाद ऐसे बनता है QRS। तो ये जो संबंध है वो किसका दर्शाता है, निलय के प्रकुंचन को। निलय जब सिकुड़ता है और संकुचन Q तरंग के बाद शुरू होता है, जो प्रकुंचन की शुरुआत का द्योतक है, यानी सिस्टोल। निलय के सिस्टोल का कौन द्योतक है, Q, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 दिखाए गए ना, QRS। तो आपसे पूछेगा कि निलय का प्रकुंचन का द्योतक यानी मार्ग कहाँ से स्टार्ट होता है, तो Q से स्टार्ट होता है। बेंगनिंग ऑफ द सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। T तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में, यानी जो T है ये तरंग किसे डिनोट करता है। तो जैसे देखो ये आपका P है, तो P अलिंद का प्रकुंचन, फिर निलय का प्रकुंचन। अब जब निलय प्रकुंचित हो गया फिर सामान्य अवस्था में आएगा, तो ये T को प्रेजेंट करता है। तो T तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। ये सब लाइन टू लाइन याद करिएगा, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पष्टतया एक निश्चित QRS कॉम्प्लेक्स की संख्या गिनने पर, अगर हम QRS कॉम्प्लेक्स की संख्या गिन लें तो इससे हमें मनुष्य के हृदय स्पंदन की दर भी पता चल जाती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ECG संरचना में आकृति समान होती है, फिर भी आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असमानता बीमारी को इंगित करता है, अतः इसकी चिकित्सीय महत्ता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि मानक ECG का QRS सम्मिश्र दर्शाता है। मानक ECG का QRS क्या दर्शाता है, वेंट्रिकल का एक्साइटेशन, यानी निलयों का पुनर्ध्रुवण, विध्रुवण, डीपोलराइजेशन, ठीक है, निलयों का विध्रुवण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान कीजिए। पी तरंग क्या दर्शाता है, अलिंद का विध्रुवण, अलिंदों का विध्रुवण। QRS सम्मिश्र क्या दर्शाता है, निलयों का विध्रुवण। T तरंग क्या दर्शाता है, निलयों का पुनः ध्रुवीकरण। और T तरंग के आकार में कमी, ये कोरोनरी इस्चेमिया होगा। ऑप्शन देखें, A का 4, B का फर्स्ट, C का सेकंड, डी टी तरंग के आकार में कमी, कोरोनरी इस्चेमिया। मेरे ख्याल से इसका टी तरंग के आकार में कमी यही होना चाहिए, क्योंकि कोरोनरी इस्चेमिया कहीं से भी कोई दिखाया NCERT में नहीं दिया गया है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, 2019 नीट में क्वेश्चन ये जब पूछा गया है उसका आंसर क्या सही होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। द्विसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन क्या है। रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनियों जैसे धमनी सिराओं में बहता है, इसे ही द्विसंचरण कहते हैं। जो धमनी है या सिरा है उसके कितनी परतें होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 परत होती हैं। जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की लाइनिंग, वो होती है सल्की अंतराच्छद ऊतक स्क्वैमस एंडोथेलियम से बनी होती है, जिसे हम ट्यूनिका इंटाइमा कहते हैं। याद करिए, जो हमारी नसें हैं उसकी 3 लेयर होती हैं। जो आंतरिक लेयर है वो स्क्वैमस एंडोथेलियम की बनी होती है, जिसे हम ट्यूनिका इंटाइमा कहते हैं। और जो मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है, जिसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। और जो एक्सटर्नल सबसे बाहरी होता है, जो कोलेजन फाइबर्स युक्त फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। सिराओं में जो ट्यूनिका मीडिया है वो अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा पतला होता है। दाहिने निलय यानी राइट वेंट्रिकल द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुसी धमनी में जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जबकि बाएं निलय से रक्त महाधमनी में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन से होता हुआ बाएं अलिंद में आता है।
ये सब बातें आपको पिछले वाले अध्याय में बताए हैं, श्वसन वाले में, वहाँ पर आप नोट करिएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, ये आप लोग को बताई गई हैं। और संचरण पथ फुफ्फुस पथ संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, आर्टियोल, कैपिलरी से होता हुआ ऊतकों तक जाता है और फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेट होकर वेन्स, वेन्यूल्स और वीना केवा के माध्यम से राइट एट्रियम में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुँचाता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। नेक्स्ट आता है यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब देखिए जो हमारी जो संवहनी तंत्र है उसमें एक अनूठी संवहनी संवर्धन पाई जाती है, यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन पाई जाती है, आहार नाल तथा यकृत के बीच में उपस्थित होती है, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यकृत निवाहिका तंत्र रक्त को इसके पहले कि वह क्रमबद्ध परिसंचरण में जाए आंत से यकृत तक पहुंचाती है। ध्यान से समझना कि कोशिकाओं से होते हुए जो रक्त आहार नाल से होते हुए यकृत में पहुंचता है, यकृत में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद वो परिसंचरण पथ में पहुंचता है। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र, कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ को हृदय पेशी न्यास, कार्डियक मस्कुलर तक ले जाता है तथा वापस लाता है। अब देखिए यहाँ पर दे दिए तो बता दे रहा हूँ, मेरा मुंह दर्द होने लगा, थोड़ा रुक जाइए, मैं पानी पी लूँ। देखिए ये आपका फेफड़ा, लंग्स, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये है आपका टिश्यू। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब टिश्यू को ब्लड ऑक्सीजन दे देता है तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके माध्यम से जाता है, वेन्स के माध्यम से जाता है। ठीक है, वेन्स के माध्यम से जाता है, वीना केवा के माध्यम से जाता है, वेन्यूल्स के माध्यम से। वीना कावा से होते हुए ये राइट आर्टरियम में पहुंचता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ से ये जाता है फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। अब देखिए अभी इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स के पास यानी फेफड़ों के पास गया, किसके माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। जब इससे ऑक्सीजन, फेफड़ों से ऑक्सीजन मिल गया तो यह ऑक्सीजनेटेड हो गया। कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़े के किस भाग से लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, तो वो जाता है पल्मोनरी वेन के माध्यम से, पल्मोनरी वेन के माध्यम से जाता है। पल्मोनरी वेन फुफ्फुस सिरा के माध्यम से दाहिने नहीं बाएं अलिंद में आता है, लेफ्ट आर्टरिया में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए जाता है महाधमनी में, महाधमनी आर्टरी से होते हुए, फिर आर्टरियोल्स और कैपिलरीज से होते हुए फिर टिश्यू में जाता है, फिर ऑक्सीजन दे देता है, फिर ऑक्सीजन लेने के लिए ऐसे ही चक्र चलता रहता है। क्लियर है बातें, कहीं से इसमें कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, पूछा जा सकता है कि बताइए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट आर्टरिया में किसके माध्यम से आता है, तो लंग से लेफ्ट आर्टरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से आता है। एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, देखिए जो सिरा होते हैं ना, सिरा से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर सिरा के आगे फुफ्फुस लग गया, फुफ्फुस सिरा यानी पल्मोनरी वेन, तब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। देख लीजिएगा आप वहाँ पर लिया हुआ है। अगर आप धमनी की बात करें ना, धमनी यानी आर्टरी, यहाँ पर सिरा का मतलब होता है वेन, आर्टरी जो होती है वो शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और अगर इसी के आगे फुफ्फुस शब्द लग गया तो जस्ट उल्टा, उसका फुफ्फुस लग गया तो उसका उल्टा, फुफ्फुस धमनी की बात करें तो फुफ्फुस धमनी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, रेगुलर क्लास में इस चैप्टर को पता है कम से कम 10 दिन में ख़त्म करते हैं हम, 2 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं। यकृत निवाहिका सिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है, यकृत में रुधिर कहाँ से आता है, आहार नाल से, आंत से, अमाशय से,
आपका जो होगा आंत होगा। ठीक, नेक्स्ट, हृदय क्रिया का नियमन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हृदय किस प्रकार से अपनी क्रिया को नियमन करता है उसको देखते हैं। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात पेशी जो नोडल टिश्यू होते हैं कौन कौन सी, SAN और AVN, SAN और AVN, इनके माध्यम से होता है। ऑटो रेगुलेटेड होते हैं, स्वनियमित होते हैं, अपने आप ही वो हृदय को धड़काते हैं, इसलिए हृदय को पेशीजनक कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं, खुद ही ऑटो एक्साइटेबल होता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उसके स्पंदन को कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लांगाटा के विशेष तंत्रिका तंत्र, जो स्वायत्त नर्वस सिस्टम होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हृदय की क्रिया को संयमित कर सकता है। इनमें दो तंत्र होते हैं, एक होती हैं सिंपैथेटिक नर्व्स जो तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंदन के दर को बढ़ाती हैं, निलयी संकुचन को सुदृढ़ बनाती हैं, हृदय निकास को बढ़ाती हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिए कि अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र क्या करती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती हैं, ये न्यूरल सिग्नल के द्वारा हार्ट बीट को बढ़ाती हैं, जिससे निलय प्रकुंचन सुदृढ़ होता है और हृदय निकास यानी कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। जहाँ 5000 ml यानी 5 लीटर प्रति मिनट निकलता था, अब वो 5500 या 6 लीटर निकलेगा। दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, परानुकंपी तंत्र के संकेत, वो हृदय स्पंदन और क्रिया विभव की समान गति को कम करता है, जिससे कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। 5 लीटर की जगह 4 लीटर या 4.5 लीटर होगा। अधिवृक्क अंतस्थता हार्मोन, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकता है। अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक पूछा नहीं गया है। परानुकंपी तंत्र के संकेत हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करता है बताइए, हृदय निकास को घटाकर और हृदय स्पंदन को कम करके, हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास को कम करके, यही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, परिसंचरण की विकृतियां, कौन कौन से रोग हैं जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हो, हाइपरटेंशन हो जाता है, तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देखिए, ब्लड प्रेशर सामान्य होना चाहिए 120/80, 120/80, 120 होता है आई थिंक सिस्टोल के समय, और जो 80 होता है वो डायस्टोल के समय होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। सही है, 120 mmHg उसका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी जब वो प्रकुंचित होता है, और अनुशीतलन यानी विराम की अवस्था में डायस्टोलिक प्रेशर या रेस्टिंग प्रेशर होता है 80। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का बार बार मापने पर उसका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा आ जाए, 140/90 रहे, तो ये प्रदर्शित करता है कि वो हाइपरटेंशन में है और उसे हृदय से संबंधित कई सारी बीमारियां हो सकती है लगातार अगर ऐसा होता है तो। नेक्स्ट आता है हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, जिनमें हृदय पेशी हार्ट मसल को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य रेसी ऊतकों के जमा होने के कारण होती हैं, जिससे धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है। सब रट्टा मारने वाला रट डालिएगा। एंजाइना, हृदयशूल, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हृदयशूल किसे कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस को कहते हैं। हृदय पेशी में जब अपर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तब सीने में दर्द होता है, जो एंजाइना की पहचान होती है। हृदयशूल स्त्री पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था वृद्धावस्था में ज़्यादा होता है। यह अवस्था रक्त प्रवाह को प्रभावित होने से होती है। हृदयपात, हार्ट फेल्योर, हृदयपात वह अवस्था जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को रक्त की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाती। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन हो जाना भी इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं बहुत थक गया हूँ, ध्यान दीजिए। यदि एक व्यक्ति का हृदय निकास 5 लीटर है, अनुशीतलन के अंत में निलयों में रुधिर आयतन 100 ml, रुधिर आयतन 100 ml एवं निलय प्रकुंचन के अंत में 50 ml है, तब उसकी हृदय दर क्या होगी। हृदय दर निकालनी है, सीधे सीधे लिखा है 5 लीटर उसका हृदय निकास है, तो चुपचाप लगा दो 75 होगा, कुछ सॉल्व वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, अभी से ज़्यादा मेरा बोलने की बिल्कुल क्षमता नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।